तो आम आदमी पार्टी में मची उठापटक के साए में जिस तरह एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, जनता के सामने सवाल खड़े हो गए हैं कि कहीं वो किसी छलावे या भ्रम का शिकार तो नहीं है, और उसे शक हो रहा है कि आम आदमी पार्टी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी कवायद का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करने का था। अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। अरविंद केजरीवाल ने जनता को स्टिंग करने की सलाह पहली बार मुख्यमंत्री बनते वक्त दी थी, लेकिन समय का खेल देखिए कि आज यही स्टिंग का खेल केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। 3 दिन में 3 स्टिंग सामने आ गए और तीनों ही केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सबसे हालिया स्टिंग का दावा किया है उन्हीं की पार्टी के अल्पसंख्यक विंग के नेता शाहिद आजाद ने। इस टेप में अरविंद केजरीवाल और शाहिद आजाद के बीच की विस्फोटक बातचीत है, जिसमें केजरीवाल मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के खिलाफ हैं। हम ये सोचे कि सारे मुसलमान आयतों को मचाए हुए कि हमारी 11 सीट अगर देख लेंगे हम लोग तो दिल्ली के सारे मुसलमान हमको वोट दे। कोई मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रक्त रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। 11 मार्च को आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक राजेश गर्ग के स्टिंग ने दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मचाई थी। इस स्टिंग में भी केजरीवाल अपने सिद्धांतों के उलट बातें कर रहे हैं। केजरीवाल राजेश गर्ग को विधायकों को तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया। हाँ, हम तो तैयार हैं यार, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे ना। मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। नहीं, 8 MLA तो तैयार है। उनका वो एक अजय माकन और एक वो सुरजेवाला और एक आध व्यक्ति और AICC का टांग अड़ा रहा है कि हरियाणा में हम खत्म हो जाएंगे जी। हाँ, तो उसमें क्या करें? वो टांग अड़ाने की वजह से उनका फाइनल डिसीजन तो नहीं आ रहा ना। मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। मैं कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। इस स्टिंग के बाद पार्टी नेता आशीष खेतान ने कहा था कि राजनीति में गठजोड़ जैसी कोशिश जायज है। 2/3 पार्लियामेंटेरियंस अपनी पार्टी छोड़कर राजनीतिक कारणों से किसी दूसरी पार्टी को बाहर से समर्थन करते हैं या नई पार्टी बनाने का फैसला करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ भी अनैतिक है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स लोकतंत्र में होते रहे हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। उधर कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद ने भी अरविंद केजरीवाल की आदर्शवादी राजनीति पर जोड़ तोड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि खरीद फरोख्त की भी बात कही है। उनका कहना है कि आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने उनसे कई बार संपर्क किया। आसिफ ने कहा कि अगर संजय सिंह इस बात से इनकार करेंगे तो वो स्टिंग सामने ला देंगे, जिसके बाद संजय सिंह को आसिफ मोहम्मद से मुलाकात की बात कबूलनी पड़ी। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोपों का जवाब देने की जगह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मानने की दलील दे रही है। सवाल ये है कि खुद के खिलाफ स्टिंग पर याद आने वाली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तब क्यों भूल गए जब खुद स्टिंग करने की सलाह दे रहे थे? क्या ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था? इस उथल पुथल और हंगामे के बीच अरविंद केजरीवाल अभी बेंगलुरु में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहने की खबरें आ रही हैं, लेकिन गर्ग, आसिफ और आजाद की तिकड़ी ने शायद दिल्ली वापसी पर केजरीवाल का ब्लड प्रेशर बढ़ाने का इंतजाम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, बिल्कुल ये बात तो सही है कि इन खबरों को सुनकर अरविंद केजरीवाल का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा और साथ ही वो तैयारी कर रहे होंगे कि उन्हें वापस आके जवाब क्या देना है। आज के लोकतंत्र में हमारा सवाल ये है कि क्या आपका अलग राजनीति का दावा खोखला साबित हुआ है? दर्शकों से हमारा सवाल है और आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और साथ ही हमारे पैनल में जो गेस्ट जुड़ेंगे, जो नेता जुड़ेंगे, उनसे भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा और क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं अमित पुरी जी, बीजेपी नेता है, अमरनाथ अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता है, बद्रीनाथ आप नेता हैं, और वहीं दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बद्रीनाथ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजेश गर्ग, आसिफ मोहम्मद, शाहिद आजाद, एक के बाद एक, आप समझ रहे हैं इस चीज को? अब मंथन अगर पार्टी के अंदर चल रहा होगा तो इस वक्त जनता भी मंथन कर रही है कि आखिर उससे कहीं गलती तो नहीं हो गई है? देखिए, आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन वो आरोप किन परिस्थितियों में लगा रहे हैं और जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो उसका सही जवाब दे पाएंगे। चाहे संजय सिंह जी की बात हो या मनीष जी की बात हो, अरविंद जी की बात हो, हमको थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है। और अरविंद जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, 2-4-6 दिन में आएंगे। वो अपनी उस जो भी लेकिन पार्टी के अंदर क्या चल रहा है बद्रीनाथ जी, तो आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तो इसका जवाब तो हम आपसे भी लेना चाहेंगे। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी से जुड़े हर कार्यकर्ता को इसको जवाब देना पड़ रहा होगा, जो घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहा था अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल 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 वास्तव में ये थोड़ा सा मुश्किल समय है पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह की बात सामने आ रही है वो कतई अपेक्षित नहीं थी जी। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ समझौता करने पड़ते हैं जी, क्योंकि उसमें आपका जो मेन मोटो है वो जनहित का है जी, और जनहित को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ ऐसी बातें की गई हैं तो शायद उस पर सोचने की जरूरत है जी। चलिए ठीक है, कांग्रेस से और इसका अमरनाथ जी हमारे साथ है। अमरनाथ जी, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सिर्फ दिल्ली की सत्ता पाने का इरादा था और यही वो वजह है कि इतनी जोड़ तोड़ की राजनीति की गई, और शायद इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये काम जो है वो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन ये सवाल उठना इसलिए लाजमी हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी पार्टी अनाउंस की थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स वो नहीं करेंगे, जोड़ तोड़ की रणनीति वो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल शायद इसीलिए उठ रहा है, और ऐसे में तो अब ये आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए ये सब किया गया है। देखिए, जब स्ट्रिंग करके ये पार्टी बनी थी और स्ट्रिंग से ही जाएगी जी। अभी मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि ये एनजीओ के वर्कर्स द्वारा बनाई गई पार्टी है और देश का निश्चित भला होगा अभी आपस में एक दूसरे के एनजीओ की पोल जब ये खोलने लगेंगे, क्योंकि ये बात की जांच होनी चाहिए कि इतना पैसा इस पार्टी के पास आ कहां से रहा है। ये भ्रष्ट आचरण करके बनी हुई एक पार्टी है। बातें की थी बड़ी बड़ी, जनता को किया गुमराह, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इस तरह के लालच और वादे किए। इनको गवर्नेंस नाम की चीज नहीं आती है। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वो दल है। और निश्चित है कि बदरंग है ये पार्टी। आपको लखनऊ का किस्सा मैं बता रहा हूं। लखनऊ में जब टिकट बटे थे तो इनकी एक महिला नेत्री के ऊपर पैसे लेके टिकट देने के आरोप लगे थे, उसमें इनके एक राष्ट्रीय नेता भी इन्वॉल्व थे, उनको हटाया गया। तो ये सब वही काम कर रहे हैं जिसको कह के आए थे, जिसके खिलाफत करके आए थे जी। आज जो जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाह रहे थे, इनके कंधों में अभी इतना दम नहीं है कि किसी बड़े राजनीतिक दल के लोगों को तोड़ के ये चल पाएंगे। अभी तो खुद सीधे नहीं खड़े हो पाए हैं जी, अभी खुद सीधे नहीं खड़े हो पाए और न खड़े हो पाएंगे। जी। कारण है कोई नीचे जमीन नहीं है इनके। चलिए अनिल जी, आपसे इनको नहीं समझना मालूम चाहूंगी है कि जो गवर्नेंस कुछ क्या भी होती हो रहा है है। आम आदमी पार्टी ये आए में, थे बिजली कंपनी एक के ऑडिट और तरफ, बिजली मुफ्त, सब्सिडी देके तो बिजली कोई भी मुफ्त दे सकता है। इस देश में लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है जी। बद्रीनाथ जी लेकिन कुछ कह रहे सस्टेनेबल हैं है क्या बिजली मुफ्त देना इनके लिए संभव? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी ने जो आरोप लगाए हैं जी, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कंधों में दम नहीं है जी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कंधों में कितना दम था, उसका खुलासा भी सामने है। वो आरोप है, क्लियर है, क्लीन चिट मिल चुकी है। अभी 3 दिन पहले सीबीआई जांच के लिए उनको बुलाया गया है। फर्जी है। और वही कह रहा हूं कि अगर आपको जानकारी हो तो मुझे बोलने दीजिए, कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। पॉलिटिकल जानकारी आपके कंधों में कितना दम है, इस बात को समझ लीजिए कि उस पार्टी का प्रधानमंत्री जो है कोल स्कैम में अब सीबीआई की जांच का सामना कर रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो बताने की जरूरत नहीं है, पिछले 50 सालों से ज्यादा समय जिस पार्टी ने देश की सत्ता में बिताया हो रह करके, बद्रीनाथ जी, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमें ये उम्मीद थी कि आपकी जो पार्टी आएगी वो कम से कम इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगी,
लेकिन अब निराश कर रही है आम आदमी पार्टी। दिक्कत अभी ये है, कांग्रेस और इन्होंने बीजेपी 50 का जो साल की बैकग्राउंड बात का है, जवाब दे जिन दूं। आरोपों को मैं- आप लेकर सामने आ रहे हैं, उन्हीं आरोपों के दम पर तो जो जनता ने आपको जिताया था ना कि कम से कम ये चीज जो है कि हमें आम आदमी पार्टी में नहीं देखने को आधारहीन मिलेगी। पार्टी, बेसलेस पार्टी, सिर्फ हमारी जो आपको तरक्की थी, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, साइंस थी, देखिए, कैमरे और ये मोबाइल और आपको- लैपटॉप से पार्टी आ आप- गई है। आप एक बात थोड़ा सा इस बात को समझिए कि अभी जो दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुआ है, दिल्ली का चुनाव हुआ है, जी। दिल्ली चुनाव के ठीक पहले 7 दिनों के अंदर, जी। चुनाव से 1 हफ्ते पहले लगातार आरोप लगाए गए और बाद में वो सारे आरोप गलत साबित हुए हैं। जी। ठीक है, तो ये आरोप लग रहे हैं, ये बातें जो भी तथ्य हैं इसके सामने अब तो बातें कोई सामने आरोप लगा ही आई। नहीं रहा, आपके अपने लोग आरोप लगा रहे गलत हैं। क्या जो भी है, साबित होंगे देखिए, बद्रीनाथ जी? इसमें कोई तो कोई आप ही के आरोप लोग लगा कह रहे हैं रहा कि हाँ ये अरविंद केजरीवाल की आवाज है और अगर हमने तोड़ने की बात कर दी तो क्या बड़ी बात की, वो सुनिए, तो ऐसा है, हमारी- तो इसमें क्या गलत क्या साबित करेंगे? हमारे आशुतोष जी कह रहे हैं सुप्रीम हमारे- कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से लाइए आप। कांग्रेस उस हमारे स्टेट में आप कांग्रेस क्या गलत कांग्रेस साबित के करेंगे? साथी हमारी सुन नहीं पा रहे हैं इस बात को। देखिए, हमारी पार्टी में जो लोग आए हैं, दुर्भाग्य से वो किसी राजनीतिक पार्टी के भी पहले रह चुके हैं, जिसमें एक नाम संजय सिंह जी का है। संजय चलिए, सिंह ये जी बात जिस आपने तरह पहले की भी बोली, लेकिन ऐसे और भी लोग हैं कि नाम लेने की भी अरविंद जरूरत नहीं है। केजरीवाल भी तो कुछ सोचते हैं ना, वो दूसरे लोगों की बातों पे ही चलते क्या। चलिए आपके पास आती हूँ दोबारा, मैं अनिल जी से एक चीज समझना चाहूंगी। अनिल जी, एक पार्टी आती है, उसका इमर्ज ऐसे होता है, अन्ना के आंदोलन से इमर्ज करती है वो पार्टी, लगातार मंच से ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, भ्रष्टाचार हटाओ की बात की जाती है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इतने कम टाइम स्पैन में हो रहा है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, दिल्ली की सत्ता उनके हाथ आई है, मुख्यमंत्री वो बने हैं, लेकिन ये बहुत गलत मैसेज है, ना सिर्फ जनता में, बल्कि अगर हम बद्रीनाथ जी की बात करें, उत्तर प्रदेश में वो बैठे, उन्होंने सबसे पहले बोला कि जिन पर आरोप लग रहा है वो बोलेंगे इस पर। ऐसे पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन पर कितना गलत मैसेज है ये कि जो बड़े लीडर्स हैं वही इस तरीके से लड़ भिड़ रहे हैं आपस में। जी स्नेहा, देखिए बहुत मजेदार बात है कि बद्रीनाथ जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, अपनी जगह पे कुछ चीज़ें वो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार स्थिति है। देखिए, जो स्टिंग हुए हैं उनमें से 2 स्टिंग में और एक तीसरा स्टिंग जो शायद आज आ जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद जो आज रिलीज करने वाले हैं। अभी देखिए, 3 लोगों पर आरोप लगे हैं। केजरीवाल पर, पहला राजेश गर्ग ने केजरीवाल पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा जो है वो फिर केजरीवाल पर है, और केजरीवाल जी मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि उनको टिकट देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तीसरा जो अभी आने वाला है, जो अभी आया नहीं है, तो और केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का भी नाम लिया है। तो 3 लोग इन्वॉल्व हैं, संजय सिंह, खुद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया से जब पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की कि आप बताएं कि इसमें क्या है, उन्होंने कहा पार्टी से जाके आप पूछिए, और संजय सिंह हैं वो आपको जवाब देंगे, आप और भी लोगों से पूछिए, पार्टी से पूछिए, मैं नहीं जवाब दूंगा। जी। बहुत सारी चीजों का जवाब वो देते रहे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जी। दूसरी बात, संजय सिंह झुठलाते रहे, लगातार राजेश गर्ग के टेप को झुठलाते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी के एक आदमी ने रीअलाइनमेंट कह के और इसको जायज ठहराने की कोशिश की, तो संजय सिंह ने कहा कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है गलत, और फिर प्रकारांतर से वो भी अब इसको। दूसरी बात कि अभी इनका टेप आया भी नहीं है आसिफ मोहम्मद का, और उन्होंने कहना शुरू किया हाँ मैं मिला था जी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो मिले थे और पता नहीं बातचीत का टेप उनके पास हो, क्योंकि उन्होंने पेन ड्राइव लहरा के दिखाया कि देखो मेरे पास है। जी। तीसरे जो सबसे बड़े किरदार हैं, या पहले किरदार कहना चाहिए, वो है स्वयं केजरीवाल। बिल्कुल। आज देखिए, आज बंगलुरु से उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने वहां गाना भी गाया, वही गाना जो वो हर जगह गाते हैं, और इसके साथ उन्होंने वहां से 2 बयान भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं और दिल्ली को मॉडल बनाने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। ये बयान उन्होंने जारी किया, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी, इसका मतलब है कि वो बयान जारी करने की स्थिति में हैं, उनके पास सूचनाएं पहुंच रही हैं, लेकिन उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं कहा है कि ये जो स्टिंग के टेप हैं वो झूठे हैं, या उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, और अगर कहा तो किन परिस्थितियों में कहा, इसके बारे में उन्होंने कोई कुछ भी कहने से कहना जरूरी नहीं समझा। आप देखिए, ये तीनों किरदार, संजय सिंह और ये सब,
इसमें एक चौथे किरदार हैं कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास घुमा फिरा के अपनी लच्छेदार हिंदी में और उस भाषा में लपेट के और पूरी बात को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये सब जो जहां से शुरू हुआ, मैं उसकी बात पहले कहना चाहता हूं कि जहां से ये सब शुरू हुआ है जी। देखिए पीएसी से योगेंद्र यादव को और प्रशांत भूषण को जो हटाया गया जी, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षा काम कर रही है। बिल्कुल। केजरीवाल, एक बात आई कि हम दिल्ली के बाहर भी निकलें। जी। अगर आप बदलना चाहते हैं राजनीति को, तो आप हार जीत की परवाह क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि दिल्ली में हम जीत गए और दूसरे किसी राज्य में, यूपी में या बिहार में या किसी और राज्य में बाद में अगर हम हार जाएंगे तो हमारी किरकिरी हो जाएगी और लोग कहेंगे कि आम आदमी पार्टी में दम नहीं है? ऐसा क्यों सोचते हैं? जी। जब आप एक डिफरेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आपको लड़ना चाहिए बाहर भी, लेकिन क्यों नहीं लड़ रहे हैं इसका भी जवाब इसी में निहित है। देखिए, नहीं चाहते हैं केजरीवाल जी कि उनसे बड़े कद का कोई भी नेता उनकी पार्टी में हो। और अगर मान लीजिए कल को पंजाब में, जिसकी थोड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, वहां एक मुख्यमंत्री बनता है और वो आम आदमी पार्टी का होता है, तो शायद उसका कद केजरीवाल से यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री से बड़ा हो सकता है। और एक जो ईगो का टकराव है कि ये अरविंद केजरीवाल जो अब ये कॉपी कैट बनते जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बेंगलोर में उन्होंने जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए, जो ये अभी अहम मुद्दा चल रहा है, इस पे कुछ नहीं बोला। मनमोहन सिंह को कॉपी कर रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं मुद्दे पर वो शांत हो जाते हैं। और इस मुद्दे पर कि सिर्फ जो पर्सन सेंट्रिक इनकी पार्टी हो गई है, सिर्फ एक ही का नाम चलता है, इस पे भी ये नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं। अमित पुरी जी से मैं जानना चाहूंगी, अमित जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, जब से ये आई है लगातार ये कहा गया कि पार्टी बनाना आसान है, इलेक्शन लड़ना आसान है, और फिर जीत भी आपने कहा कि जीत आसान है, लेकिन पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो साबित होती अब दिख रही है। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि पार्टी चलाना आसान है कि मुश्किल है। आप नाम की संस्था जिन परिस्थितियों में निकली थी, उसने एक वैकल्पिक राजनीति का आवरण पूरे देश की जनता के सामने देने की कोशिश की थी जी। वो कैमोफ्लाज तार-तार हो गया है। और वो तार-तार ऐसा नहीं हुआ, जो आपका शीर्षस्थ नेतृत्व था उसका एक एक कोना इन आरोपों के अंदर सना हुआ। सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इसका एक ही प्रमाण है। एक आदमी कहता है मेरे पास ये रखी है पेन ड्राइव जी, और आप उससे पहले उसे झुठलाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लगता है कि स्टिंग सामने आ जाएगा, आप कहते हैं नहीं साहब मैंने मुलाकात की थी। दूसरे साहब कहते हैं राजनीति में गठजोड़ करना पाप नहीं है। लेकिन वो अभी भी ये कह रहे हैं कि पैसों की बात उन्होंने नहीं की थी, मुलाकात जरूर उन्होंने की थी, पैसों की बात नहीं की थी उन्होंने। नहीं, जब आप वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं तो सत्ता को एकमात्र विकल्प के रूप में चुनने की राजनीति आपके पूरे राजनीतिक सिद्धांत को जहां तार-तार करती है, वहां आम आदमी के ऊपर इस देश की जनता और दिल्ली के प्रदेश की जनता ने जो भरोसा किया था, वो एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग किया था जी। तमाम सारे राजनीतिक दलों को नकार करके आपको आगे लाया था। उसके विश्वास का जो क्षरण हुआ है, उसे कुमार विश्वास की हिंदी और कविता दोबारा दोहरा नहीं सकती। राजनीति में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों साथ साथ चलती है। प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो कभी भी नीतियों से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल भले ही मंच पे ये कहते हो, लेकिन पीछे ये कहते हैं कि राजनीति में जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं वो करने पड़ते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो क्या गलत है? क्योंकि उनका कहना यही है कि हम दिल्ली में दोबारा चुनाव नहीं होना देना चाहते थे, और शायद यही वजह है कि हम किसी तरीके से सांठगांठ करके हम इलेक्शन करवाना नहीं चाहते थे, सरकार बनाना चाहते थे। देखिए, जब उन्होंने 49 दिनों के बाद जब उन्होंने सत्ता छोड़ी, अमित जी, 49 दिनों के बाद जब उन्होंने सत्ता छोड़ी जी, तो उसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिए थे वो यही दिए थे
कि हम इस तरह से सरकार नहीं चला सकते हैं और हम यहां सरकार के लिए नहीं आए हैं, सत्ता पाने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं और राजनीति को बदलने आए हैं। अब सवाल यह है कि राजनीति को बदलने, देखिए एक बात तो फिर भी समझ में आती है कि अन्ना को डिच करके, अन्ना को धोखा देके, मैं इस शब्द का इस्तेमाल पूरे होशो हवास में कर रहा हूं, अन्ना को धोखा देके पार्टी का गठन करना, यहां तक तो फिर भी बात समझ में आती है कि उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि बहुत दम है तो आओ राजनीति में आ जाओ और लड़ लो, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और इस चुनौती को हम स्वीकार, यहां तक तो फिर भी एक बात समझ में आती है। लेकिन आगे की जो चीजें हैं वो आप देखिए, उन्होंने आज भी जो गाना गाया है वो कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, जो उनका पेट है, जो बंगलुरु में उन्होंने गाया और वहां जो भी लोग योग में शामिल हैं उनके सामने उन्होंने आज गाना गाया है और यही पैगाम है उनका, ये उन्होंने कहा और उसी में उन्होंने सिस्टम को बदलने की बात आज कही है। अब देखिए भाईचारा किसके साथ दिखा रहे हैं? क्या वो मुसलमानों के साथ भाईचारा दिखा रहे हैं? उन मुसलमानों के साथ जिन मुसलमानों ने एकजुट होकर उन्होंने जिताया और जिसके सामने आज ये स्टिंग ऑपरेशन आ रहा है और उसके रूप में ये आ रहा है कि मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत नहीं है, अरे वो तो हैं ही हमारे। इसका मतलब प्रकारांतर से आप कहीं कह रहे हैं कि जो हमारे हैं और जो बंधुआ है उनका ख्याल करने की उतनी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और राजनीति। आप जो स्नेहा जो आप सवाल उठा रही थी कि राजनीति में ये सब चलता है, अगर चलता है तो एक और पार्टी की जरूरत क्या है? बिल्कुल, एक और आम आदमी पार्टी के रूप में एक पार्टी जिसको पर जनता ने भरोसा किया। लेकिन अनिल जी इससे एक चीज अच्छी हुई ना कि अब दोबारा कोई पार्टी ये कह के कम से कम अपना स्थापना नहीं करेगी कि हम एक अलग राजनीति करेंगे, एक अलग तरह की पार्टी बनाएंगे। ये तो अब इस पे मोहर लग गई कि प्रैक्टिकलिटी नहीं। स्नेहा इसको मैं एक बहुत बुरे रूप में देख रहा हूं, मैं इसको एक बहुत निगेटिव इसका एस्पेक्ट ये देख रहा हूं कि आगे देखिए बाबा भारती और खड़क सिंह के ने बाबा भारती के घोड़े को छल से ले लिया, तो खड़क सिंह बाबा भारती ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट उससे की थी कि घोड़ा तो तुम ले जाओ, लेकिन यह बात किसी से कहना मत, क्योंकि यह बात अगर किसी से कहोगे तो लोग गरीबों पर और जो लाचार हैं उन पर भरोसा करना छोड़ देंगे। और यही है कि आगे अगर कोई ऐसी बात करेगा जो सचमुच ईमानदार होगा और जो तो सचमुच राजनीतिक परिवर्तन का हामी होगा, उस पर भी लोग भरोसा करना, ये इसका एक बहुत खराब मैसेज जा रहा है। बिल्कुल नेगेटिव मैसेज जा रहा है, जनता पर भी जा रहा है, कार्यकर्ताओं पर भी जा रहा है। पार्टी का क्या होगा भगवान भरोसे। अनिल जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवशंकर तिवारी जी ने कानपुर से कॉल किया है। जी बताएं शिव जी, इस पूरे मैटर पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, जनता कितनी नाराज है इससे? हम तो ये सोच रहे हैं कि हर पार्टियों के तरीके से ये आप पार्टी भी उसे निकल गई जी, तो नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। हम तो इनको अच्छा समझ रहे थे, ये अपने को जो ईमानदार होने का नाटक कर रहे थे वो नाटक सबसे जनता के सामने है। चलिए, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बद्रीनाथ जी, सुना होगा आपने कि आपकी पार्टी को लेकर क्या राय बन रही है। आप सूबे की बात करिए, कानपुर से ये कॉल था। अगर आने वाले चुनावों में आप सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी जाए, जनता को सच और झूठ का अंतर दिखाया जाए, तो कैसे आप दिखा पाएंगे अंतर? लोगों की राय देखिए क्या बन रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो परिस्थितियां सामने हैं उसमें पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, कार्यकर्ता निराश हैं, समर्थक निराश हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है। उस बात को मैं चाहूंगा कि यहाँ हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो ध्यान से सुने। हमारी पार्टी के अंदर और बाहर दूसरी पार्टियों के जो पदाधिकारी बाहर से जुड़े हुए हैं या अंदर रह के जुड़े हुए हैं, ये उनकी खास भूमिका इसमें है और वो किसी तरह नहीं चाहते कि ये पार्टी जो है राइज करे और आगे बढ़े, और वो आरोप प्रत्यारोप और स्टिंग और दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं। और ये सारा कर्म कुकर्म करके वो दिल्ली चुनाव के ठीक पहले सारा प्रयास कर चुके थे, लेकिन जनता ने वोट किसको दिया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। 67 सीटें आपके पास आई जीत के रूप में। तो ये नाराजगी हमारे समर्थक की जायज है, वो गलत नहीं है, उनका कहना पूरी तरह जायज है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस बात को पचा नहीं पा रही कि आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में
जनता के सामने आ चुकी है और पूरी तरह बद्रीनाथ जी उन पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल को फोन नहीं किया था ना। अरविंद केजरीवाल खुद उन लोगों को फोन किए, खुद स्टिंग में फंस गए। वो लगातार दूसरों को ज्ञान देते हैं वो कि स्टिंग करो, खुद स्टिंग में फंस गए। चलिए ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे कि आखिर बाहर के लोग ये जो है साजिश कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल खुद अपने बोलने पे फंस चुके हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकतंत्र देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ हर्ष साहनी जुड़ चुके हैं, बरेली से इन्होंने कॉल किया। जी हर्ष जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप या कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे पैनल से आप? जी, मैं पैनल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, खास तौर से आपके जो आप पार्टी के जो नेता बैठे हैं इस समय जी पैनल में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय केजरीवाल ने जब से सत्ता में आए हैं वो उन्होंने क्या क्या कार्य कर दिए हैं, पहले तो इस बात का जवाब दें। और दूसरी बात का ये जवाब दे कि क्या ऐसी राजनीति करेंगे वो? चलिए, धन्यवाद हर्ष जी हमें कॉल करने के लिए। पूरा हमारा मुद्दा यही है और ये इसी पर हम बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी लगातार इसका जवाब दे रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं और वो सिद्ध हों उस पर तब बात होगी। बहरहाल बद्रीनाथ जी एक बहुत अहम बात इन्होंने कही है कि अरविंद केजरीवाल के आसपास जो लोग हैं जो बाहर की पार्टी से आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की साजिश कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो रही है। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शाजिया इल्मी की हम बात करें, वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आती है, वो ये आरोप लगाती हैं कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वही होता है। और यहाँ पर इसके उलट बद्रीनाथ जी कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग जो उनके आसपास हैं, जो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, वो जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। तो किस बात की सच्चाई हम माने? देखिए, बात शाजिया इल्मी के कहने की या बद्रीनाथ जी के कहने की नहीं, बात मूल ये है कि अगर आप एक वैकल्पिक राजनीति के लिए निकल करके आए हैं और आप कहते हैं कि मेरी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है जी, फिर आप कुछ संकट में फंस जाते हैं तो कहते हैं साहब ये ABCD बाहर से इंडक्ट किए थे, इनके कारण प्रॉब्लम हो गई। तो ये ABCD आपने इंडक्ट किए थे या आपको इजेक्ट कर दिए गए थे? इंजेक्शन आपने किया था, कोई इजेक्शन नहीं हुआ था। बिल्कुल। और अगर आपको लगता था कि ये बाहर के लोग ठीक नहीं है तो पार्टी में इंडक्शन क्यों किया? ये फोर्सेबल इजेक्शन नहीं था, इंडक्शन आपकी स्वीट बिल पे हुआ था। बिल्कुल, ये संकट में आ जाएंगे तो मीठा मीठा हम खाएंगे, कड़वा कड़वा थूथू होगा। ये लोकतंत्र में दोहरा चेहरा नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, बद्रीनाथ जी इसका जवाब दीजिएगा आप। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुजीत कुमार ने हमें कॉल किया। जी सुजीत जी बताएं, भागलपुर से इन्होंने कॉल किया है, बताएं। ये आम आदमी पार्टी एक आशा के रूप में उभरी थी पूरे देश में जी, और आम आदमी पार्टी, क्या आप ये बताएंगे कि ये एक स्वच्छ विकल्प हो सकता है, एक राजनीतिक विकल्प के रूप में जो उभर रहे थे जी, और क्या अकाउंटेबिलिटी होगी इनकी? मैं आप वाले से पूछना चाहता हूँ। ये तो बहुत आरोप लगा चुके बीजेपी और कांग्रेस पे। जी बिल्कुल, ये अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल सुजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बद्रीनाथ जी, जवाब आपको देना है उस सवाल का भी जो अमित जी ने पूछा और इस सवाल का भी जो हमारे कॉलर ने पूछा। कॉलर ने अभी क्या कहा, सुन नहीं पाया साहब। इन्होंने यही कहा कि एक अच्छा ऑप्शन आपने दिया था और शायद यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आप पर भरोसा किया था। आपने खूब सारे आरोप लगाए हैं बीजेपी पर और कांग्रेस पर, लेकिन अब जब आप पर आरोप लग रहे हैं तो अब ये जनता क्या करेगी? क्या ऑप्शन है इनके पास? देखिए, जो बात अभी हमारे एक साथी ने कहा है कि इंजेक्ट जो है जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, वो उन्होंने खुद से बुलाया हुआ था। तो ये बात बहुत सिंपल सी है कि जब भी आप कोई भी नया काम करते हैं, आम आदमी पार्टी बनना तो एक बहुत बड़ी बात थी हिंदुस्तान और दुनिया के सामने, तो उसमें कई सारी चीज़ें आपके पास आती हैं लेकिन आप तुरंत डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, वो आपको एक टाइम के बाद ही पता चल पाता है। तो मैं अपनी पार्टी की ये सबसे बड़ी भूल मानता हूँ कि दूसरी पार्टी के लोगों को उसमें जगह दी गई और उसी का एक खामियाजा है। लेकिन क्या हो गया अरविंद केजरीवाल को, क्या हो गया? वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। योगेंद्र यादव अगर हम बात करें, प्रशांत भूषण की बात करें, ये तो तब से उनके साथ है जब से आंदोलन शुरू हुआ, पार्टी इन्होंने साथ में बनाई। फिर जब अब ये दोनों सवाल पूछने लग गए उनसे, तो आखिर साजिश के तौर पर क्यों लिया गया इनके सवालों को?
और शायद उसी का चेन बिल्कुल, रिएक्शन मैं देख रहे हैं हम, बिल्कुल एक सही के बाद कह एक रही हैं, स्ट्रिंग इनकी सामने आ बातों रहा को- है, भले वो कांग्रेस के पूर्व विधायक हो या फिर आप ही के पार्टी के लोग हो, टेप रिकॉर्ड कर करके सुनाया जा रहा है। कितना गलत मैसेज है, आप सोच सकते हैं। नहीं, दिल्ली में मुसलमानों के बारे में राय क्या बाहर के किसी आदमी ने दी? ये तो खुद अरविंद खुद केजरीवाल उन्होंने की फोन राय कर, थी। और 2 टेप अभी तक रिलीज हुए, दोनों टेप ये पर किसी अरविंद बाहर से केजरीवाल आए की हुए आवाज नेता है। की राय थी क्या? ये क्या अब किसी उन्होंने बाहर से आए हुए नेता ये की राय राय लेने थी? से पहले उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि संजय सिंह से बात की होगी और ये कहा होगा कि ये राय मैं दूं या ना दूं। उन्होंने खुद ही कहा होगा ना। बद्रीनाथ जी बताएं। आप स्नेहा जी, आपने अभी ये पूछा प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र जी के बारे में कि जब उन्होंने सवाल उठाए तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और पीएससी से बाहर कर दिया गया बहुमत के आधार पे। तो ये हुआ कैसे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुमत में जिन लोगों ने उनका विरोध किया वो लोग कौन थे। ये कहीं न कहीं हमारी पार्टी की एक इंटरनल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बात अभी हमने पहले कही है कि बाहर से आए हुए नेता, जिसमें बहुत बड़ा नाम संजय जी का है, और ये बहुत बड़ी साजिश के तहत उनको बाहर किया गया। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि प्रशांत भूषण जी जैसे लोग जो जिनके ऊपर मेरे पास आज एक पेपर आया हुआ है, उसमें डिटेल है कि 500 से ज्यादा चीजों पर उन्होंने फाइट करी हुई है, पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों पर, जिसमें मैं 2-4 नाम आपको गिनाना चाहता हूँ। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि उनको निकालना सही फैसला नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज बताएं बद्रीनाथ जी, मुझे एक सवाल का आप जवाब दें कि जो अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी फोन पर कहा है और वो रिकॉर्ड होकर अब स्टिंग के तौर पर सामने आया है, क्या ये भी राय उनको पीछे से कोई और दे रहा है? ये बात बहुत साफ है कि जब भी एक इतना बड़ा संगठन बन चुका है आम आदमी पार्टी का, तो अरविंद जी के पास इतना सारा प्रेशर रहता होगा, मुझे जहां तक पता है, आप भी समझ सकती हैं कि किसी भी चीज को लेकर के उनको अपने सहयोगियों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। हर संस्थान का ये नियम है कि आप अपने सबऑर्डिनेट जो भी होते हैं आप उनके साथ चल सकते हैं। बद्रीनाथ जी, आप जरूर डिफेंड करें अरविंद केजरीवाल जी को, आप जरूर डिफेंड करें, लेकिन ऐसे मुद्दों पर न करें जिसका जवाब वो खुद भी नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, या उसको आप रणनीति कह लें, जिस दिन केजरीवाल यहां दिल्ली में मौजूद थे, उस दिन उनके जैसा नेता जो संयोजक भी है वो मीटिंग में क्यों नहीं गया? एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव की, क्यों नहीं गया जिस दिन योगेंद्र यादव और उनको निकाला गया? जाहिर है कि उन्होंने अपने फीलर्स, डिक्टेट्स दूसरों को दे दिए थे कि वहां करना क्या है, और उन्हें पता था कि इसके बाद बवाल होगा, ये भी मालूम था, सब जानते थे, और इसके बाद वो यहां से चले गए बंगलुरु। 2 दिन रुक सकते थे, ऐसा नहीं है। देखिए, उनकी जो प्रॉब्लम है, खांसी है, डायबिटीज है, ये दोनों ही प्रॉब्लम उनकी आज की नहीं है, बहुत लंबी प्रॉब्लम है, लेकिन इस मामले को 2-1 दिन रुककर सुलझा के भी वो, और जिस दिन वो दिल्ली में है उस दिन वो मीटिंग में नहीं गए। इसका मतलब देखिए सीधा सा मतलब है, और जो सारी चीजें सामने आ भी चुकी हैं कि वो चाहते नहीं थे, जो आशुतोष ने अपनी किताब में भी लिखा है, और बहुत सारे तथ्यों से ये बात आई है कि वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों, खास करके प्रशांत भूषण और ये दोनों रहें, क्योंकि कद इनके अरविंद केजरीवाल के से अगर बड़े नहीं तो कम से कम बराबर के कद के तो जरूर हैं ये, और वो नहीं चाहते थे कि उनके बराबर के कद का कोई व्यक्ति उनकी पार्टी में रहे। देखिए, एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए। मैं इस बात से सुनिए बद्रीनाथ जी, निंदक नियरे राखिए। और अरविंद केजरीवाल ने खुद ये कहा है कि हमारी जो भी मीटिंग होगी उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग होगी, पारदर्शिता होगी, और हम उसको जारी करेंगे, हम लोगों को दिखाएंगे, कार्यकर्ताओं को दिखाएंगे। और जब ये मीटिंग हुई तो आपने कहा कि मीडिया से बात खबरदार कोई मत करना, और इस पर सहमति भी बनी कि मीडिया से, योगेंद्र यादव ने बाहर आके कहा कि नहीं हम मीडिया से बात, हमें मना किया गया है, हम मीडिया से बात। तो ये क्या है? क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? जिस लोकतंत्र की बात, देखिए, कांग्रेस के परिवारवाद से लोग दुखी थे। अभी एक और जुमला आम आदमी पार्टी की तरफ से आया कि भाजपा में व्यक्तिवाद है, और एक व्यक्ति के इर्द गिर्द या 2 व्यक्तियों के इर्द गिर्द अमित शाह का भी नाम लिया जा रहा है कि सारी राजनीति चल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ जनता ने उन्हें चुना, दिल्ली की गद्दी सौंपी, और वो क्या दिखा रहे हैं? क्या ये सारा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? 5 साल केजरीवाल
नारा 5 साल आप पार्टी भी लग सकता था दूसरे रूप में, 5 साल केजरीवाल क्यों? जी अनिल जी, लेकिन मुझे एक बात ये भी समझनी है कांग्रेस से कि राजेश गर्ग या फिर आसिफ मोहम्मद के पास जो भी टेप था, अगर ये पिछले लोकसभा चुनाव उन्होंने हारा और उसके बाद वो जो भी इनके पास टेप है ये उसी वक्त का है, लेकिन उसके बाद इतना समय इन्होंने क्यों लगाया इस टेप को रिलीज करने में या फिर इस टेप के बारे में बात करने में? अगर शायद अभी चुनाव के पहले करते तो नतीजों में हम फर्क देख पाते थे। हेलो हेलो, आवाज चली गई? अनिल जी, ये क्या लगता है आपको कि अगर ये टेप्स पहले आ जाते? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी राजेश गर्ग और जो एक हवा बह रही थी आपकी और दूसरे कि शीर्ष नेतृत्व पर दो ऐसे व्यक्ति थे जो बड़े बड़े सवाल उठा रहे थे और जो चाहते थे कि ठीक ढंग से चीजें चले। शांति भूषण ने एक बात कही थी जी। तो लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद केजरीवाल पॉजिटिव ढंग से इन चीजों पर रिएक्ट करेंगे और दागी जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में जो शांति भूषण ने कहा या प्रशांत भूषण ने कहा कि भाई मैं प्रेस कॉन, ये सारी चीजें पार्टी के लोगों को पता थी, तो ये शायद इंतजार कर रहे थे कि कुछ चीजें सामने आएंगी और उसके बाद अभी देखिए एक ऐसा मौका आया, ये ताक में शायद रहे होंगे कि कोई एकदम से बिल्कुल ऐसा मौका आए जिस समय वो उजागर करें, और वो मौका तब आया जब पीएसी से दो ऐसे कद्दावर नेताओं को निकाल, नहीं तो इनके टेप की बात को तो और झुठलाते। संजय सिंह तो शायद इन पर चढ़ बैठते, कुमार विश्वास अपनी भाषा से कुछ ऐसा करते कि ये बेहोश होकर गिर जाते। जी जी, इसका जवाब मैं अमरनाथ जी से भी लेना चाहूंगी, शायद उस वक्त उनके पास आवाज नहीं पहुंची थी। अमरनाथ जी, इतना इंतजार क्यों किया गया? अगर ये टेप्स पहले से ही मौजूद थे तो अगर आप चुनावों के पहले दिखाते इस टेप को, जनता के सामने रखते, तो मुझे लगता है कम से कम खाता तो खुलता आपका दिल्ली में। देखिए, मैंने आपसे कहा तो कि अब वो शब्द मुझको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से गलत राजनीति, गलत संदेश दे के इस पार्टी का गठन हुआ, जंतर मंतर के बाद जो जादू मंतर हुआ, जैसे एक सियार नील के टैंक तालाब में गिर गया, बाहर निकला तो वो फिर राजा हो गया था, वो वाली कहावत इन लोग के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। कसम खाई थी बच्चों की कि राजनीति में नहीं आएंगे। जनता ने उस बात का भरोसा किया था इन पे कि एक समाज सेवी हैं, ये कुछ समाज को बदलने आए हैं, और उसका इन्होंने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की, उठाया, लेकिन इनके पास क्षमताएं नहीं थी। स्टिंग ऑपरेशन की पार्टी है। केजरीवाल जी ने कितने सवाल उठाए थे जंतर मंतर पे, आज तक किस पे पीछे पड़े, किसके काले धन और पीले धन और नीले धन के कितने सारे कागज लाते थे। कई बार इन्होंने कोर्ट में माफी मांगी है उन्हीं आरोपों के खिलाफ, गडकरी जी से मांगी, दुनिया भर के लोगों से मांगी है। झूठ के आधार पर यह पार्टी बनी थी और स्टिंग इनके यहाँ का एक बहुत बड़ा हथियार है और इनका एक एक वर्कर स्टिंग को जानता है। और अभी आप 4 स्टिंग की बात कर रही हैं, ऐसे 400 स्टिंग निकलेंगे। मैं बार बार दावे के साथ कह रहा हूं कि ये बिल्कुल वो दल है जो कुछ भी कहे और उस पर विश्वास न करे। कुछ भी कहे, इनको मालूम नहीं हम कह क्या रहे हैं, इनको यही मालूम है लोकपाल और जन लोकपाल। अभी चुनाव भर इन्होंने मुद्दे को गायब रखा। मैं अपने साथी अन्ना हजारे इसीलिए इनसे दूर हुए थे, फिर ये मुख्यमंत्री बने, इनसे किरण बेदी दूर हुई, उनकी बाद में राजनीतिक मंशा किरण बेदी की भी सामने आ गई कि बीजेपी के साथ एलाइज करते। मैं एक और बात कहना चाहता हूं पलायनवादी नीति की, केजरीवाल जी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, 9 लाख रुपए देने थे, विदेश गए थे, उस 9 लाख के लिए माफी मांगी, पैसे नहीं जमा करेंगे। ऐसे ही प्रशांत भूषण जी थे जो 1 करोड़ रुपया जहां स्टाम्प ड्यूटी लगनी थी 1 लाख लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लगाए गए। दूसरे को उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने साथी से लागू करना। तो यही तो मैं कह रही थी अमरनाथ जी कि ये टेप सारे आप तब रिलीज करते ना, चोर बता दिया, पहले रिलीज कर देते, सारे टेप्स पहले रिलीज हो जाते तो आम आदमी पार्टी का चेहरा पहले सामने आ जाता ना। आज अगर जनता अफसोस कर रही है तो जनता अफसोस नहीं कर रही होती, उन्होंने आपको थैंक्स कहा होता कि कांग्रेस ने असली चेहरा दिखा दिया आम आदमी पार्टी का। ब्लैकमेलिंग के काम है। मैंने सिर्फ कांग्रेस नहीं, इनके अपने लोगों ने सारे टेप दिए हैं। प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव की पीछे से चाल चल रही है इसमें। नहीं, आसिफ मोहम्मद भी तो कह रहे हैं उनके पास है, कांग्रेस पार्टी में आसिफ मोहम्मद भी तो पेन ड्राइव लहरा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, हालांकि अभी तक उन्होंने टेप दिया नहीं है, वो अभी तक कह ही रहे हैं, पता नहीं क्या है उस टेप में। आसिफ मोहम्मद से जब
आसिफ मोहम्मद से जब उन्होंने बात करी, जो बात करी होगी, क्यों गए वो बात करने, जब वो कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी या राजनीतिक दल जो है अछूत है, तो वो तो मान रहे हैं ना कि वो कर रहे थे गठजोड़, राजनीति नहीं करनी वो तो मान ही रहे हैं कि वो कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि हमें जनता पे दोबारा इलेक्शन का बोझ नहीं डालना था, तो हम कर रहे थे गठजोड़, वो तो कह रहे हैं, वो तो इस चीज से नकार भी नहीं काम किया था। स्नेहा जी जी बताएं। स्नेहा जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बद्रीनाथ जी बताएं। बड़ा दिल दिखाया था। हमारे साथ अच्छाइयाँ बुराइयां हैं, हमारे साथ में अच्छाइयाँ बुराइयां सामने चल रही है, उस पर क्रिया प्रतिक्रिया आगे हम देते रहेंगे। लेकिन हमारे साथी जो कांग्रेस के तरफ से बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी कि उनको कोई सीट नहीं मिली। वो राजनीति है, बहुत देखी है हम लोग जमाने से। उन्होंने अभी कहा है कि बड़ा दिल दिखाया, आपका समर्थन किया, तो बड़ा दिल दिखाया, सारी सीट दोबारा मैदान में आएंगे तो आपको एक नहीं मिलेगी। जी चलिए अमित जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो भी कुछ हो रहा है, मतलब ये कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े। जी बताएं बताएं। राहुल गांधी जी छुट्टी पे गए हुए हैं, उनकी छुट्टी का अंत नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी चक्कर में बहुत पड़ी अभी, और प्रशांत भूषण और केजरीवाल जी, बहुत सी बातें हैं। खैर, ये बहुत बड़ी पार्टी है, उसके बारे में तो सिर्फ देखिए नहीं, सूरज को देखना है। चलिए कुछ नहीं। अमित जी आपसे जानना चाहूंगी, छुट्टी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जबकि इतना बहुत बड़ी पार्टी है। मैंने कहा बद्रीनाथ जी बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कमियां हैं, वो अपनी जगह हैं, और इसीलिए आपको विकल्प के रूप में लोगों ने देखना शुरू किया। लेकिन आपने क्या साबित किया? कांग्रेस में राहुल गांधी जो कर रहे हैं या उधर जो कुछ भी हो रहा है, उसी के लिए तो आपकी तरफ लोगों ने उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैंने उसका जवाब दे दिया है, बताया कि किन वजहों से वो चीजें हो रही हैं, चाहे प्रशांत भूषण जी का मामला हो, चाहे वो इस तरह के स्टिंग्स का मामला हो, इसमें सब विरोधी पार्टियों का हाथ है। चलिए बद्रीनाथ जी, लेकिन ये समय इस चीज का भी है कि जो लगातार आप लोग आरोप लगाते आए हैं, चाहे वो बीजेपी पे हो या कांग्रेस पे हो, लेकिन अब आरोप आप पर लग रहे हैं, तो कम से कम अब आप अपना स्टैंड बदलिए, दूसरों पर आरोप मत लगाइए, अपने आप पर जो आरोप लगे उसको साफ करने की कोशिश करिए। अनिल जी, एक सवाल मेरा आपसे कि क्या अब जनता का माइंडसेट कुछ ऐसा बन जाएगा कि जो दिखाना था आम आदमी पार्टी को उसने दिखा दिया, जो पहले उन्होंने दावे किए वो खोखले साबित हुए, एक ही शायद तरीका है कि राजनीति में आने के बाद जो है सब इस तरीके से बदल जाते हैं, ये अब आम आदमी पार्टी ने शो कर दिया है। तो क्या अब दिल्ली की जनता ये सोचेगी कि जब तक अरविंद केजरीवाल बिजली और पानी दे रहे हैं तब तक ठीक है, चलने दो? नहीं, देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जिन लोगों को इस वैचारिक मतभेद में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है उससे मतलब है, एक वर्ग वो है। दूसरा वर्ग वो है जो उम्मीद लगाए और टकटकी भरी निगाहों से अरविंद केजरीवाल की तरफ एक अच्छी स्वस्थ राजनीति की अपेक्षा कर रहा था और उम्मीद लगा के देख रहा था। एक दूसरा वर्ग वो है। तीसरा वर्ग वो है जिसने इसलिए वोट दिया अरविंद केजरीवाल को कि उन्हें लगा कि उन्हें सस्ती बिजली मिलेगी, उन्हें सस्ता पानी मिलेगा या मुफ्त में पानी मिलेगा, तो और कुछ नियमितीकरण हो जाएगा जो उनकी कॉलोनी है। तो इन सब जिसकी जेब में कुछ पैसे बचते हैं, वो अगर करने में अरविंद केजरीवाल सफल होते हैं जी, तो देखिए उस जनता को, ये जो तीसरा वर्ग है, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पार्टी में हैं या नहीं है जी। उनको इससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ स्टिंग ऑपरेशंस हो गए जी। लेकिन हाँ, जो वैचारिक स्तर पर जी, बाद में भी और लॉन्ग टर्म में जो प्रभावित करता है राजनीति को, जो वर्ग जी, वो वर्ग बहुत आहत है अभी, और उस वर्ग को बहुत फर्क पड़ रहा है इससे कि जिस स्वच्छ शुचिता भरी राजनीति की कल्पना उम्मीद उन्होंने की थी एक पार्टी से, वो पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा नहीं उतरा, वो पार्टी पारदर्शिता के मामले में, और यहां तक कहना चाहिए कि बाकी की राजनीतिक पार्टियां जैसी हैं और जो कमियां उनको दिखाई दे रही हैं दूसरी राजनीतिक पार्टियों में, वो सारी कमियां
पूरी गहराई से देखिए, और राजनीतिक पार्टियों को तो भ्रष्ट होते होते थोड़ा समय भी लगा। जी, और ये तो बिल्कुल आते से लग रहा है कि बिल्कुल कहा जा सकता है कीचड़ साफ करने उतरे थे और खुद ही कीचड़ लगा बैठे। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली की जनता ने तो अपना फैसला किया, 5 साल तक अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे दिल्ली में, लेकिन जो लगातार बात हो रही थी इतनी अच्छी जीत होने के बाद कि शायद अब पार्टी अलग राज्यों में भी चुनाव की तरफ देख सकती है। अब आपको लगता है कि दूसरे राज्यों में इस कंडीशन में है जनता कि दूसरी पार्टियों पर विश्वास कर सके, खासकर आम आदमी पार्टी अगर रुख करती है उत्तर प्रदेश में 2017 में, या बाकी राज्यों की हम बात करें? देखिए, मुझे 2 चीजें लगती हैं जी। राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिटेबिलिटी एक बड़ा विषय जी, और ये पूरा जो कुछ भी इस समय आप में हो रहा है, चाहे ये कुछ भी कहें कि आप ये दीगर दे नसीहत लेकिन खुद हो रही है जो फजीहत, उसमें से क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पहली चीज है। और अभी अनिल ठाकुर जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से थोड़ा सा ना इत्तेफाक करता हूं। 1977 के अंदर जनता पार्टी ने एक अच्छी सरकार देने का प्रयास किया जी, लेकिन जो आपस के झगड़े थे और जो मैसेज गया, उसने कहा कि नहीं भाई, इंदिरा जी की इमरजेंसी में चाहे जो हुआ होगा, 3 साल बाद देश की जनता ने इंदिरा जी को वापस लौटाया और कहा कि ये जनता पार्टी के जो आपस के झगड़े हैं, ये अच्छी सरकार के बावजूद भी ये सरकार चलाने के लायक नहीं है, और उसका दंड मिला। और आज मैं देख रहा हूं उसी तरह की स्थिति कि जो आपस के फजीयत हो रही है। ये तो नहीं कहना चाह रहे कांग्रेस आ जाएगी वापस दिल्ली में? पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में कौन नहीं रहेगा? लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ विश्वास के साथ आए थे, आपने उस विश्वास को तोड़ा है आम आदमी के। जी बिल्कुल। बद्रीनाथ जी, किस दूसरे राज्यों में क्या जाने के लायक अब बची है आम आदमी पार्टी? हाँ बिल्कुल, अगर हमारी पार्टी फैसला करती है दूसरे राज्यों में चुनाव होना चाहिए तो पार्टी वहां अच्छा प्रदर्शन करेगी। और खासतौर पे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ दिल्ली से बेहतर चुनाव परिणाम आने की संभावना है, बशर्ते हमारी पार्टी उन कमियों को सुधार ले जिनकी वजह से वो समस्या आई है। दूसरी पार्टी से समर्थन लेने की बात भूल जाए, दूसरी पार्टी के जो नेता पार्टी में आ चुके हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसे नेता दोबारा वापस ना आने पाए। अनिल जी, कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स जो हैं वो दिल्ली से भी बेहतर होंगे, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर इतना ब्राइट है आम आदमी पार्टी का? दूसरी जगहों पर जो दिल्ली की डेमोग्राफी है और जो दूसरे राज्यों की डेमोग्राफी है और जो दूसरे राज्यों की राजनीति है, वो दिल्ली की राजनीति से थोड़ी अलग है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, यहाँ जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर वही केजरीवाल जाते हैं तो वहां बहुत सारी जो कार्ड उन्होंने यहां भी खेलने की कोशिश की। मैं बनिया हूं जी, ये बार बार कहा, और मैं जानता हूं कि टैक्स कैसे लगाया जाए और कैसे बातों में घुमा फिरा के वो घुमा फिरा के जो कार्ड खेलने की कोशिश की। अब देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं और इस तरह से अगर वो करेंगे तो शायद यहाँ की राजनीति डिफरेंट है, बिहार की राजनीति डिफरेंट है, तो दूसरी जगहों पर अगर वो जाते हैं, इस बात को केजरीवाल समझ भी रहे हैं। लेकिन हार जीत, मैं फिर कहता हूं कि हार जीत एक अलग फैसला, अलग मुद्दा है कि वो हारते हैं या जीतते हैं। लेकिन अगर वो सचमुच स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं और देश को बदलना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि चुनाव लड़ना चाहिए। और जो योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण कह रहे थे, उनकी बात सही है कि चुनाव लड़ना चाहिए और एक डिफरेंस पैदा करने की कोशिश। हार जाएं, अगली बार शायद जीतेंगे, उसके और अगले, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। लेकिन अभी समय कम है। एक अमित जी से एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैं चाहूंगी। अमित जी, आपकी पार्टी को और कांग्रेस को देखकर आम आदमी पार्टी ने ये सीखा था कि क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है। हालांकि अभी वो वही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी इतनी एक्सपीरियंस पार्टी है, क्या सीख देंगे आपके, अब क्या करना चाहिए आम आदमी पार्टी को ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए? देखिए, मैं उनके आंतरिक मामलों पे कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन भारत के आम नागरिक ने की निगाह से एक बात कह सकता हूं कि राजनीतिक दल ने जो अपनी विचारधारा का विश्वास लोगों के बीच में सृजन किया है जी, उनको कोशिश करनी चाहिए कि उस विचारधारा के विश्वास के संकट को भारत की राजनीति में और गहरा न करें। मैं केवल संकेत में इतनी ही बात कह सकता हूं। ठीक है अमरनाथ जी, उनका घर है, वो उसे संभालेंगे, और कितने टेप से हम नागरिक के नाते से विश्वास, और कितने टेप से हम क्या उम्मीद करें कि कितने टेप्स और हो सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होंगे? कुछ आएंगे और सामने? आसिफ जी रखेंगे अपने टेप सामने? जितने लोगों को, जितने
जितने लोगों को इन्होंने लालच दिया होगा या जितने लोगों से गलत बातें करी होंगी, हो सकता है उतने टेप निकले। चलिए बद्रीनाथ जी, इन आरोपों से कैसे बच पाएगी आम आदमी पार्टी? अरविंद केजरीवाल जब वापस आएंगे उन्हें कई जवाब देने पड़ेंगे। स्वच्छ राजनीति की बात की थी जी बद्रीनाथ जी। देखिए अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये वही बेहतर जान सकते हैं जी। मैं एक बात स्नेहा कहना चाहता हूं, लेकिन जहां तक आपने सवाल किया था जी हमारे साथी से कि कितने टेप आएंगे, क्या एक पक्ष है टेप में? बस एक लाइन में मैं बद्रीनाथ जी से पूछ लूं, क्या टेप में सिर्फ एक पक्ष की वार्ता है या इनका भी पक्ष है उसमें? मैं एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूं। आगे की बात होगी कि टेप में क्या है क्या नहीं। मैं एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूं। आ गया कि वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं टेप के सामने आने के बाद। जी देखिए, ये सारा आंदोलन जो अन्ना का आंदोलन था वो जन लोकपाल बिल से शुरू हुआ था और उसकी मांग की जा रही थी कि भ्रष्टाचार इससे रुकेगा जी। अब आप देखिए कि अपना जो एक लोकपाल उन्होंने नियुक्त किया है, उसकी सिफारिशों को अरविंद केजरीवाल नहीं मान रहे हैं। बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं, उस पे पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है और आवाम ने जो कुछ निकाला था यानी कंक्लूजन यही है कि आम आदमी पार्टी ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो खोखली नजर आ रही है उन्हीं के पार्टी के अंदर। अब अरविंद केजरीवाल वापस आएंगे, क्या कुछ जवाब देंगे, उनका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ेगा, इन सवालों से ये भी देखना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का लोकतंत्र में शामिल होने के लिए हमारे साथ। यहाँ रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देश की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका में भव्य स्वागत। 28 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के श्रीलंका की जमीन पर कदम। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा, वीजा, कस्टम और ऊर्जा को लेकर अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। राज्यसभा में आधी आबादी को लेकर फिसली जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की जुबान। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन पर नरम हुए आरएसएस के सुर। नागपुर में 3 दिन की चिंतन बैठक के पहले दिन कहा, गठबंधन की शुरुआती दिक्कतें, कुछ वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 370 पर रुख में बदलाव नहीं। इलाहाबाद में वकील की हत्या का आरोपी दारोगा गिरफ्तार। डीजीपी एके जैन ने मामले की सीबीआई जांच का भरोसा दिलाया। वकीलों की हड़ताल जारी। जमीन अधिग्रहण विधेयक के विरोध में मैदान में उतरे नीतीश कुमार। पटना में शनिवार को करेंगे एक दिन का अनशन। बिहार में अलग अलग जगहों पर पार्टी के नेता करेंगे विरोध प्रदर्शन। 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड पाक आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। कहा, जेल में रखना गैर कानूनी। भारत ने जताया विरोध। पाक उच्चायुक्त को चिट्ठी भेजकर मांगा जवाब। देश की बात में स्वागत है आपका। अगले 1 घंटे में हम आपको सबसे पहले राजपथ में बताएंगे कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के द्विपक्षीय बातचीत में किन मुद्दों पर दिया गया जोर। हम इस पर भी नजर डालेंगे कि कभी महिलाओं को परकटी कहने वाले जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव के राज्यसभा में महिलाओं पर दिए किस बयान पर मचा है हंगामा। और साथ ही हम दिखाएंगे कि सरकार को लोकसभा में आज क्यों झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस मुद्दे पर अपने रुख में नरमी दिखाई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्यों मचा हंगामा और साथ ही ये भी बताएंगे कि पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किस बारे में लिखी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि रिटायर्ड जस्टिस मार्केंडे काटजूल के बयानों पर क्या रुख रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा का। राजकाज का जब रुख करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि क्यों कम हो सकती है आपकी टेक होम सैलरी। और साथ ही हम ये भी दिखाएंगे कि क्यों भारत में बड़े सुधारों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये भी बताएंगे आपको कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आम इस्तेमाल की किन किन चीजों पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। न्याय मंच का जब रुख करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस मुद्दों पर दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की बढ़ी है मुश्किलें। चौथा स्तंभ में हम आपको ये बताएंगे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जवाब में बनी कौन सी डॉक्यूमेंट्री। और आज देश की बात के संपादक हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज पमार, जिन्होंने जमीन अधिग्रहण विधेयक राजनीतिक दलों पर अपनी राय जाहिर की है।
और वहीं आज का हमारा सवाल दर्शकों से है कि क्या शरद यादव को अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं फोन लाइन के जरिए, स्क्रीन पर दिख रहा है, और साथ ही आप हमारी सोशल साइट के पते पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपकी सबसे बेहतरीन राय और प्रतिक्रियाओं को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और आइए सबसे पहले बात करते हैं राजपथ की। देश में बयान बहादुर नेताओं की कमी नहीं है, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। लेकिन अगर संसद की गरिमा को भूलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चल रही बहस के बीच कोई नेता देश की महिलाओं के रंग रूप की चर्चा करने लगे तो फिर आप इसे क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है गुरुवार को राज्यसभा में बीमा बिल पर चर्चा के दौरान, जब जेडीयू सांसद शरद यादव चर्चा के बीच भारतीय महिलाओं के रंग रूप पर व्याख्यान देने लगे। बातों बातों में शरद यादव इतना आगे निकल गए कि उन्हें ना तो संसद की गरिमा का ख्याल रहा और न ही महिलाओं की मर्यादा का। मगर हम तो सांवले आदमी जो है होना चाहिए, पूरे देश में सांवले आदमी ज्यादा हैं, और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जितना उसका बॉडी जो पूरा देखने में, यानी इतना हमारे यहाँ नहीं होती, वो नृत्य जानती है। तो शरद यादव ने देश की आधी आबादी के रंग रूप को जो चर्चा उसके बारे में शुरू की, उसे संसद की गरिमा के अनुरूप तो कतई नहीं कहा जा सकता। शरद यादव का ये बयान न सिर्फ नारी शक्ति का अपमान है, बल्कि सामान्य बोलचाल की मर्यादा के भी खिलाफ है। लेकिन इन सब से बेखबर शरद यादव बस अपनी बात कहते गए। दक्षिण भारतीय महिलाओं की तारीफ करते करते वो रुके नहीं, थके नहीं। यहां तक कि जब उनके बयान पर राज्यसभा में शोर शराबा होने लगा और डीएमके सांसद कनिमोई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब भी उनका बयान बेहद बचकाना और गैर जिम्मेदाराना था। शरद यादव ने अपने बयान को महज हल्का फुल्का कहकर टाल दिया। शरद यादव ने यह भी कहा कि हर वक्त गंभीर रहने की जरूरत नहीं है। मगर हम तो सांवले आदमी जो है होना चाहिए, पूरे देश में सांवले आदमी ज्यादा हैं, और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जितना उसका बॉडी जो पूरा देखने में, यानी इतना हमारे यहाँ नहीं होती, वो नृत्य जानती है। क्या आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये मैं तो खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए केस थोड़ी चला दोगे। प्लीज कन्फर टू द बिल सर। शरद जी, गंभीर बहस होना चाहिए। नहीं, इसमें इतना ज्यादा क्यों? दिन भर, अब यहाँ दिन भर से बैठे हैं। तो नेताओं के मुंह से गैर जिम्मेदाराना बयान सुनने का देश आदी अब हो गया है। लेकिन शरद यादव का ये बयान क्या महज एक बयान भर है? क्या उनके इस बयान से देश की आधी आबादी का अपमान नहीं हुआ है? क्या राज्यसभा में बीमा बिल पर चर्चा छोड़कर नारी सुंदरता पर व्याख्यान देना किसी राजनेता के लिए जायज है? जिस देश में नारी को देवी का दर्जा हासिल हो, जहां महिला अधिकारों पर बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे होते हों, उस देश में शरद यादव के मुंह से निकला ये बयान क्या आपत्तिजनक नहीं है? क्या इस बयान से देश की आधी आबादी का अपमान नहीं हुआ है? भले ही देश में महिला अधिकारों पर बात होती हो, भले ही देश में सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को भागीदार बनाने पर बात होती हो, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों के मन से अब तक पुरुष सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का वो ताना बाना उतर नहीं पाया है, जिसे देश सालों पहले ही पीछे छोड़ आया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे की, जिससे दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ी हैं। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौते करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो की महाबोधि सोसाइटी में पूजा अर्चना की। दोनों के देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, वीजा, कस्टम और ऊर्जा को लेकर अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत श्रीलंका की जरूरतों और चिंताओं को समझता है, लिहाजा दोनों देश कारोबार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि उन्हें श्रीलंका दौरे का इंतजार था। ये नजारा है श्रीलंका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का। और ऐसा स्वागत हो भी क्यों नहीं, 28 साल में श्रीलंका की जमीन पर कदम रखने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंकाई पीएम विक्रम सिंघे और संस्कृति मंत्री अर्जुन रणतुंगा ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद राजकीय सम्मान के तहत राष्ट्रपति सचिवालय में
पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर और तोपों की सलामी दी गई। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि श्रीलंका महात्मा बुद्ध का देश है। बुद्ध सभी को जोड़ते हैं और फिर उन्होंने खुद को भी बुद्ध से जोड़ा कि मुख्यमंत्री रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सभा बुलाई थी। We will bring our shared Buddhist heritage closer to you through an exhibition. Together, we will develop our Buddhist and Ramayana trails. द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की मौजूदगी में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा, वीजा, कस्टम और ऊर्जा को लेकर अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। श्रीलंका की संसद को संबोधित करते हुए श्रीलंका को अहम पड़ोसी बताया और कहा कि श्रीलंका भारत का सबसे मजबूत पार्टनर हो सकता है। उन्होंने कहा कि दो पड़ोसियों के बीच हर चीज में सहयोग जरूरी है। उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई के लिए दोनों देशों के साथ को भी जरूरी बताया। In our region, Sri Lanka has the potential to be our strongest economic partner. I also assure you of India's full commitment to development partnership with Sri Lanka. मोदी ने घोषणा की कि भारत त्रिंकोमाली को पेट्रोलियम हब बनने में मदद करेगा। साथ ही दिल्ली कोलंबो के बीच सीधी उड़ान, 14 अप्रैल से श्रीलंकाई नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा, भारत में बुद्ध सर्किट ट्रेन चलाने का ऐलान भी किया। पीएम ने दोनों देशों के बीच मछुआरों के मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि इस मसले को दोनों देश मानवीय आधार पर सुलझाएंगे। श्रीलंका ने भी भारत के साथ रिश्तों को मजबूती की दिशा में आगे बढ़ते हुए 86 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का ऐलान किया है। साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने भी दोनों देशों के बीच मजबूत, ऐतिहासिक और पारंपरिक रिश्ते होने की बात कही। सिरिसेना ने घोषणा की कि भारत में बुद्ध सर्किट ट्रेन की तर्ज पर श्रीलंका में भी रामायण सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे ने न केवल कोलंबो बल्कि तमिलनाडु में भी काफी आशाएं पैदा कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पूरे 28 साल बाद श्रीलंका दौरे पर जाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। भारत श्रीलंका के बीच 4 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए, तो वहीं मछुआरों की समस्या को भी वार्ता के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की संसद को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ खास बातें कही हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को भारत का सबसे अहम पड़ोसी बताया है। तो वहीं पीएम ने कहा कि श्रीलंका की तरह ही हमने भी क्रूर आतंकवाद का सामना किया है, यानी भारत ने भी इसे झेला है। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि दोनों देशों के नागरिकों में गहरे संबंध हैं और श्रीलंका का विकास भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। और इसके अलावा अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि विविधता हमारी ताकत है और राज्यों को ताकत देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीलंका के पास महान वैचारिक विरासत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद का खात्मा कर सकते हैं। श्रीलंका ने दशकों तक आतंकवाद झेला है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि श्रीलंका सबको सम्मान देगा और इसके लिए सभी समुदायों के जख्म भरने होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका में भारत का सबसे मजबूत साझेदार बनने की ताकत है। भारत पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को तरजीह देगा। श्रीलंका की संसद को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा है कि समुद्री सुरक्षा में श्रीलंका को नागरिकों का भी ध्यान रखना होगा और वो भारत श्रीलंका के बीच सेतु बनाने की इच्छा रखते हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि श्रीलंका का भविष्य एकता, समरसता, शांति से भरा होगा और सभी के लिए यहां समान अवसर मौजूद होंगे। तो वहीं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने जनवरी के चुनावों में हुई उनकी हार के लिए भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों को जिम्मेदार ठहराया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को दिए इंटरव्यू में राजपक्षे ने कहा है कि ये बहुत खुली हुई बात है कि अमेरिका, नॉर्वे, यूरोप और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ उनके खिलाफ
खुले तौर पर काम कर रहे थे। राजपक्षे ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही उन्हें हराने के लिए अपने दूतावासों का इस्तेमाल खुले तौर पर कर रहे थे। 8 जनवरी के चुनाव में राजपक्षे की हार के तुरंत बाद कोलंबो से आई एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि राजपक्षे के खिलाफ सभी विरोधी पार्टियों मसलन श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और यूनाइटेड नेशनल पार्टी को एक करने में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक अनाम अधिकारी को देश छोड़ने के लिए भी कहा गया था। बहरहाल भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि श्रीलंका में कार्यरत सभी भारतीय अधिकारियों का कार्यकाल 3 साल का है और पिछले साल जिन भी अधिकारियों का तबादला श्रीलंका से किया गया उस दौरान उनका सेवा काल वहां समाप्त हो गया था। पोस्ट को दिए अपने इंटरव्यू में राजपक्षे ने कहा था कि उन्होंने भारतीयों से ये पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि वो श्रीलंका की जमीन को किसी मित्र देश के खिलाफ प्रयोग करने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन उनके पास अलग ही योजना थी। पिछले साल 2 चीनी पनडुब्बियों के श्रीलंका में लंगर डालने से बढ़ी भारत की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब भी कोई चीनी पनडुब्बी विश्व के इस हिस्से में आती है तो वो हमेशा भारत को सूचना देते हैं। लगता है संसद में एनडीए के सांसदों की मौजूदगी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहतों का सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार को आज लोकसभा में फिर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और बजट पर बहस को सोमवार तक टालने की विपक्ष की मांग मंजूर हो गई क्योंकि वित्त मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। लोकसभा में आज दोपहर से बजट पर बहस होनी थी और जैसे ही वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस सांसद वेल में आ गए। उनका कहना था कि क्योंकि वित्त मंत्री सदन में नहीं है इसलिए बहस नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष का संशोधन पारित हो गया था और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को संदेश भिजवाया था कि अहम विधेयकों के वक्त सांसद सदन में मौजूद रहें। और आइए अब हम अपने कॉलर को ले लेते हैं जो हमने सवाल आज किया है उससे जुड़ा हुआ ये जवाब रखना चाहते हैं। गौरव बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले ये कहना है जो शरद यादव है वो हमारी राज्यसभा से है, जो राज्यसभा एक ऐसा सदन होता है जिसे बुद्धिमानों का लोक सदन कहा जाता है, लेकिन एक जनता दल पार्टी जो बहुत अच्छी पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी इस तरह का एक अपमानित महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान दे रहे हैं। बिल्कुल तो क्या मैसेज आएगा? तो एटलीस्ट जनता उन्हें फॉलो करती है, उसको कहीं ना कहीं समझ में बोलना चाहिए। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वाकई शरद यादव एक बड़े नेता हैं और ऐसे में उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो किस जगह पर क्या बोल रहे हैं। इतनी अभद्र टिप्पणी की है उन्होंने और वाकई देश इससे नाराज है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ताजा बयान से मोदी सरकार को थोड़ी राहत मिल गई है। पीडीपी से गठबंधन पर कुछ समय पहले नाराजगी जताने वाले संघ ने अब इस गठबंधन की वकालत करनी शुरू कर दी है। नागपुर में संघ की 3 दिवसीय चिंतन बैठक के पहले दिन ही संघ के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने पत्रकारों से कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की गठबंधन सरकार के अंतर्विरोधों पर कहा कि ये गठबंधन की शुरुआती दिक्कतें हो सकती हैं और इस नया प्रयोग को सफल होने के लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गठबंधन सफल होता है तो ये एक अच्छी बात होगी। एक राष्ट्रवादी पार्टी के लिए ये जरूरी है कि वो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में हालात ठीक करने के लिए सत्ता में रहने के दौरान कोशिश करें। उन्होंने ये भी कहा कि देश विदेश और पड़ोसियों को यहाँ संदेश जाना चाहिए कि ऐसी कोशिश हो रही है, कुछ दिक्कतें जरूर हैं और ऐसे में गठबंधन को तोड़ दिया जाना चाहिए, ये सोच सही नहीं है। दोनों पार्टियां सरकार चला सकती हैं या नहीं, ये उन दोनों पार्टियों को तय करना है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा 2 दलों के बीच गठबंधन का नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ उसका प्रधानमंत्री और बीजेपी दोनों ने ही विरोध किया है, लेकिन संघ ने ये भी साफ किया कि जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अलीगढ़ से हमारे दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश नाम है इनका। जी प्रकाश जी बताएं, ये जो बयान शरद यादव ने दिया है इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए या नहीं? हाँ जी, जरूर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये बयान गलत दिए हैं जी।
तो मुझे हमारी तरफ से तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया आप कॉल करने के लिए। तो ये अब राजनेताओं को समझना होगा कि वो क्या कह रहे हैं, और अगर उनसे गलती हो रही है तो शायद उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए जल्द से जल्द। आम जनता भी यही सोचती है। बात करते हैं बीजेपी की नई कार्यकारिणी की, तो वहां केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को शामिल नहीं किए जाने से कयासों का बाजार गर्म है। माना यह जा रहा है कि मानव संसाधन मंत्री के तौर पर उनके काम से नाखुश आरएसएस के दबाव में स्मृति ईरानी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव हार जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में स्मृति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले स्मृति बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर रही स्मृति ईरानी की कार्यशैली से पार्टी और संघ में कई लोग नाखुश थे, जिसके चलते उन्हें कार्यकारिणी से हटाया गया। गौरतलब है कि मंत्री बनने के बाद से स्मृति ईरानी कई बार विवादों में भी आ चुकी हैं। हालांकि विवादों के बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में मोदी के सर्वाधिक करीबी मंत्रियों में माना जाता है। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। इलाहाबाद में वकील की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दारोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डीजीपी ए.के. जैन ने मामले की सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करने की बात कही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले ही न्यायिक जांच का आदेश दे चुके हैं। उधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद की घटना के विरोध में 16 मार्च को पूरे देश में वकीलों की हड़ताल बुलाई है। वकीलों का गुस्सा थम नहीं रहा है। दारोगा की गोली से साथी की मौत के मामले में नाराज वकीलों का तोड़फोड़ का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। पूरे प्रदेश में वकीलों ने हड़ताल रखी और अदालतों का बहिष्कार किया। वारदात के 48 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी दारोगा को गिरफ्तार किया है। शैलेंद्र सिंह को पुलिस ने कर्नलगंज इलाके से गिरफ्तार किया। दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर भी पुलिस ने बरामद कर ली है, जिससे उसने गोली चलाई थी। वकील की जो मुकदमा कायम हुआ, हत्या का मुकदमा कायम हुआ है, उन्होंने एसआई शैलेंद्र सिंह को उसमें नामजद मुलजिम किया था, उसकी गिरफ्तारी आज हो गई है। 302 में केस कायम हुआ है। 302 के अंतर्गत उसमें एसआई शैलेंद्र सिंह को और एक उनके गांव में उनकी रंजिश चल रही है, राशि सिद्दीकी, उसको उन्होंने नेम्ड किया था। और उस नामजद में से जो एसआई शैलेंद्र सिंह हैं, जो चौकी जानारीवारी थे, उनको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहाँ से गिरफ्तार हुई? उनकी गिरफ्तारी थाना कर्नलगंज क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा और पुलिस महानिदेशक ए.के. जैन ने भी इलाहाबाद का दौरा किया। प्रदेश की अदालतों में सुरक्षा और निगरानी के लिए सीआरपीएफ की तैनाती किए जाने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि फिलहाल इलाहाबाद जिला अदालत में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है और जल्द ही सीआरपीएफ को भी तैनात किया जाएगा। वकीलों के गुस्से को थामने के लिए मामले की सीबीआई जांच कराने का भी भरोसा दिलाया गया है। हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, निष्पक्ष विवेचना हो। सिविल पुलिस कोई भी विवेचना करेगी वो मान्य नहीं होगी, तो विवेचना हम रिकमेंड करेंगे। मैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का अप्रूवल लेकर कि ये सीबीआई को दे दिए जाएं। जो इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मामले की न्यायिक जांच की जिम्मेदारी जस्टिस पी.के.एस. बघेल को सौंपी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गुरुवार को पूरे मामले की जानकारी ली और घटना स्थल का निरीक्षण किया। जस्टिस बघेल 1 महीने में अपनी रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे। इलाहाबाद से आलोक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू शर्मा बिहार से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी बबलू जी, बताएं क्या सोचते हैं आप? इस तरह के बयानों के बाद माफी मांगनी चाहिए नेताओं को, और खासकर शरद यादव ने जो बयान दिया उसके बाद? जी, अगर वो अगर टिप्पणी करते हैं तो उन्हें तो माफी मांगना ही चाहिए। जी शुक्रिया बबलू जी हमें कॉल करने के लिए।
बढ़ते आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार 15 मार्च को 3 साल पूरा कर रही है, लेकिन इन 3 सालों पर नजर डालें तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है। इन सब के बीच एक और जहां अखिलेश सरकार इस साल किसान वर्ष के तौर पर मना रही है, तो वहीं विरोधी पार्टियां सरकार को किसानों के हर मुद्दे पर फेल साबित करने में जुट गई हैं। अखिलेश सरकार के 3 साल पूरे होने को है। सरकार इन 3 सालों की अपनी उपलब्धियों को तैयार कर रही है, तो विपक्ष सरकार पर कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर हमलावर है। भाजपा के मुताबिक सरकार अपने कार्यकाल के दौरान कंफ्यूज रही। के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार स्वयं में कंफ्यूज रही। ये किस प्रकार का काम करना चाहते हैं, अभी तक 3 साल के बाद भी ये तय नहीं कर पाए हैं। कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का सहयोग करने वाली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का बचाव तो किया, लेकिन प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था पर निशाना भी लगाया। कांग्रेस ने कहा कि खराब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आने से रोक रही है। मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं एक औद्योगिक वातावरण लाने का, परंतु कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण उनके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी अखिलेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सरकार को हर मुद्दे पर फेल करार दिया है। इन 3 सालों के कार्यकाल में अखिलेश यादव की सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल हुई है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी की अपनी वो चुनावी घोषणाएं जिनके बिना पर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, टैबलेट, कन्या विद्याधन, मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, कर्जा माफी, सब टाई फिक्स हो गई और रद्दी की टोकरी में पड़ गई। अखिलेश सरकार ने 3 सालों में अपनी सरकार के कामों का खूब प्रचार किया, लेकिन इसी दौरान विपक्ष को भी अपनी बात कहने का खूब मौका मिला। कानून व्यवस्था पर सरकार पूरे 3 साल जवाब देती रही और अभी भी विपक्ष इसी बात को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। अभिषेक पांडे, एपीएन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू द्वारा महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ दिए गए बयान का मुद्दा उठाया गया। जस्टिस काटजू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्रिटिश हुकूमत का एजेंट करार दिया था और ऐसे में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। अपने ब्लॉग के जरिए महात्मा गांधी पर तल्ख होते हुए काटजू ने उन्हें ब्रिटिश हुकूमत का एजेंट बताया था। काटजू ने कहा था कि गांधी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा था कि बापू ने राजनीति में धर्म का मेल कर फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति को आगे बढ़ाया। काटजू ने यह भी लिखा था कि गांधी अपने हर भाषण में राम राज्य, ब्रह्मचर्य, गौ रक्षा जैसे हिंदूवादी विचारों का जिक्र करते रहे और इससे मुस्लिम लीग जैसे संगठनों की तरफ मुसलमान आकर्षित हुए। उन्होंने तो गांधी जी के सत्याग्रह पर भी सवाल उठाते हुए लिखा है कि क्रांतिकारी आंदोलन को सत्याग्रह की तरफ मोड़कर बापू ने ब्रिटिश हुकूमत को फायदा पहुंचाया था। केरल विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर जंग हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान बाहर विरोध कर रहे एलडीएफ के एक कार्यकर्ता की दिल का दौरा पड़ने से मौत भी हो गई। जबरदस्त हंगामे और शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री के एम मणि ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री पर बार लाइसेंस देने के लिए घूस लेने के आरोपों के बाद विपक्ष ने विधानसभा के बाहर धरना दिया, जबकि विधानसभा के भीतर भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन में स्थिति को काबू करने के लिए मार्शल बुलाने पड़े। विधानसभा में हुए इस हंगामे में 2 विधायक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वित्त मंत्री के एम मणि को विधानसभा में बजट पेश करने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विपक्ष का आरोप है कि वित्त मंत्री ने बंद किए जा चुके बार को दोबारा शुरू करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए की घूस ली। आरोपों के बाद विपक्ष, जिसमें बीजेपी और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट शामिल थे, उन्होंने बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही विरोध शुरू कर दिया था। विपक्ष ने चेतावनी दी थी कि वो वित्त मंत्री को सदन में बजट पेश नहीं करने देंगे। विपक्ष की इस चेतावनी के बाद वित्त मंत्री ने एक अनोखा रास्ता चुनते हुए खुद को अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा में बंद कर लिया और वहां एक कमरे में रात बिताई। सारा विवाद केरल के वित्त मंत्री के एम मणि को बजट पेश करने से रोकने के लिए हुआ, जिन पर घूस लेने के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जमीन अधिग्रहण बिल का विरोध किए जाने के बाद अब बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रही।
खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बिल के विरोध में पटना में एक दिन का अनशन करेंगे। पार्टी मुख्यालय में होने वाले इस अनशन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी शिरकत करेंगे और इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी राज्य के अलग अलग हिस्सों में विधेयक के खिलाफ अलग जगाएंगे। नीतीश कुमार ने इस विधेयक को काला कानून करार दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी सरकार बिहार में इसे लागू नहीं करेगी और हाल ही में दिल्ली में बिल के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का भी नीतीश ने समर्थन किया था। स्टिंग विवाद और अंदरूनी कलह में बुरी तरह से घिरी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। बेंगलुरु में इलाज करा रहे केजरीवाल ने उनके कथित जोड़ तोड़ के स्टिंग पर मच रहे बवाल पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को संदेश जरूर दे दिया। केजरीवाल ने साफ किया कि उनकी पार्टी फिलहाल दिल्ली से बाहर नहीं निकलेगी। केजरीवाल ने कहा कि हम नेपोलियन नहीं हैं जो एक के बाद एक राज्य जीतने निकले हैं। पिछले दिनों पीएससी से बाहर किए गए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आपके दिल्ली से बाहर विस्तार के पक्ष में माने जाते रहे हैं। बेंगलुरु में कुछ लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने यह कहा कि हमें यहां से आगे बढ़ना है और अगर दिल्ली को हम लोगों ने मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया तो उन्हें लगता है कि ये एक नए किस्म की राजनीति को जन्म देना होगा। वहीं आप नेता संजय सिंह का स्टिंग करने का दावा करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद टेप जारी करने के वादे से मुकर गए। आसिफ मोहम्मद ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उस संपादक की नौकरी चली जाए, इसलिए वो टेप जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आसिफ पेन ड्राइव दिखाते हुए नजर आए जिसमें उन्होंने टेप रखने का दावा किया है। और इस बीच आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संजय सिंह और अन्य आप नेताओं की रिकॉर्डिंग उन्होंने हाथ की घड़ी में लगे कैमरे से किया है। 25 मिनट की इस रिकॉर्डिंग में आप नेताओं, संपादक और उनके बीच हुई बातचीत दर्ज है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के सुझाव पर विचार करने का भरोसा दिया है। सचिन ने मुंबई में टोल प्लाजा पर होने वाली अव्यवस्थाओं की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों के बाबत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस को खत लिखा था। सचिन ने राज्यसभा के लेटर हेड वाले 2 पन्नों के इस पत्र में कहा कि वो मुंबई शहर के आसपास चुंगी फाटकों के संचालन के तरीके को लेकर बहुत फिक्रमंद है। सचिन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ये पत्र 20 फरवरी को भेजा था, जिसे शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया। सचिन ने फडणवीस को लिखे पत्र में कहा कि मुंबई आने जाने वालों के शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने के लिए टोल प्लाजा के तरीके जो वहां संचालन होता है उसके तरीके पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। सचिन ने सीएम फडणवीस से वाहन चालकों को देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई की यात्रा में आसानी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्षों को मिलने वाले वेतन के मामले में 11वें नंबर पर हैं। ये खुलासा एक अमेरिकी चैनल ने एक आरटीआई के आधार पर किया है। इसके अलावा दूसरे नेताओं को मिलने वाले वेतन का भी खुलासा किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सालाना 19 लाख रुपए वेतन मिलता है और वो 11वें नंबर पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले नंबर पर हैं। ओबामा को करीब सालाना 2.5 करोड़ रुपए वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें 30 लाख रुपए अलग से मिलते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता। मोदी का सालाना वेतन करीब $30,300 है, जो करीब 19 लाख रुपए बनता है। उनका मूल वेतन 50,000 रुपए है। दैनिक भत्ते के हिसाब से पीएम मोदी को हर महीने 62,000 रुपए और सांसद भत्ते के तौर पर 45,000 रुपए मिलते हैं। सरकारी आवास और यात्रा की सुविधाओं के अलावा उन्हें निजी स्टाफ के तौर पर भी भत्ते मिलते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वेतन मोदी से कम है। उन्हें 13.73 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। जिनपिंग वेतन के मामले में 12वें नंबर पर आते हैं। ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर हैं कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, जिन्हें सालाना 1,62 करोड़ रुपए वेतन मिलता है। और वहीं तीसरे नंबर पर हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, जिनका वेतन 1.46 करोड़ रुपए है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा करीब
1.25 करोड़ वेतन के साथ चौथे नंबर पर हैं। 5वें नंबर पर ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन हैं, जिन्हें लगभग 1.25 करोड़ रुपए मिलते हैं। इधर जापान के पीएम शिंजो अबे को 1 करोड़ 26 लाख रुपए मिलते हैं। और वहीं छठे नंबर पर इस वेतन के साथ वो आते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति 1 करोड़ 21 लाख रुपए के साथ 7वें नंबर पर हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को करीब 85 लाख रुपए वेतन के तौर पर मिलते हैं। वहीं 10वें नंबर पर हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, जिन्हें 75 लाख रुपए मिलते हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर जमानत दे दी है। कोर्ट ने लखवी की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। लखवी की रिहाई पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। लखवी की रिहाई के आदेश का विरोध करते हुए सरकार ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आतंकवादी अच्छे या बुरे नहीं होते। लखवी के खिलाफ काफी सबूत है जो कि पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियों ने उन्हें सार्थक तरीके से कोर्ट में नहीं रखा है। ये पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है कि लखवी के खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाएं ताकि वो जेल से बाहर नहीं आ सके। इससे पहले भी इस्लामाबाद में आतंकवाद निरोधी अदालत ने लखवी को जमानत दी थी, लेकिन डिटेंशन ऑर्डर जारी कर लखवी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को गैर जरूरी और गिरफ्तारी को अवैध बताया है। फिलहाल लखवी पाकिस्तान की अदालत अदियाला जेल में बंद है। और इधर पाकिस्तान में आतंकी लखवी को जमानत दिए जाने की निंदा करते हुए शुक्रवार को संसद में सदस्यों ने हंगामा किया। लखवी को जमानत दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए राज्यसभा में सदस्यों ने कहा कि मुंबई हमले के दोषियों को सजा देने के मुद्दे पर पाकिस्तान अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है। और आइए फटाफट नजर डालते हैं पॉलिटिकल टॉप 10 खबरों पर। भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव के विरोध में कांग्रेस की पदयात्रा ग्रेटर नोएडा के भत्ता परसौल से शुरू हो गई। इसका पहला पड़ाव दनकौर होगा, जिसके बाद यात्रा दिल्ली रवाना होगी। पदयात्रा का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं। रेलवे के विस्तार और लटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा जुटाने के सरकार के उपायों पर विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एक बार फिर से दोहराया कि सरकार रेलवे का निजीकरण नहीं करेगी। इस दिशा में LIC, विश्व बैंक और ADB से ऋण के बारे में बात हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने संकेत दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद NDA में शामिल हो सकते हैं। मांझी ने कहा कि अगर एक हफ्ते पहले बीजेपी ने समर्थन की घोषणा कर दी होती तो विधानसभा में वो बहुमत साबित कर देते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विधानसभा में 67,547 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण पेश करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और स्किल्ड इंडिया को ध्यान रखते हुए पहली बार यूथ बजट पेश किया है। कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। उनके खिलाफ किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया था। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस का शासन है। सिगरेट की कीमतों पर बजट का असर दिखने ही वाला है। सरकार ने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी में 21% की बढ़ोतरी की है। अब इसका असर सिगरेट की कीमतों पर जल्द देखने को मिलेगा। 27 साल पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर कोलंबो में हमला करने वाले श्रीलंकाई सैनिक विजितारोहण विजयमुनि ने पीएम मोदी को चेतावनी दी है। विजयमुनि ने कहा कि नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के घरेलू मामलों में दखल से दूर रहना चाहिए। विजयमुनि ने राजीव गांधी पर तब हमला किया था जब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और इसके बाद उसे सेना से बाहर कर दिया गया था। अमेरिका सरकार H-1B वीजा के लिए 1 अप्रैल से आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगी। भारतीय IT पेशेवरों में अमेरिका में काम करने के लिए इस वीजा की सबसे ज्यादा मांग रहती है। 2015-2016 के लिए इस वीजा की उच्चतम सीमा 6,500 है। ऑल इंडियन
ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की सुपरस्टार शटलर साइना नेहवाल ताजा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। साइना ने इस मौके पर कहा कि फिर से विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने से वो बेहद खुश हैं। देश के शेयर बाजारों में शुक्रवार को गिरावट का रुख रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां 427.11 अंकों की गिरावट के साथ 28,503.30 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी भी 128.25 अंकों की गिरावट के साथ 8,647.75 पर बंद हुआ। तो इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राजकाज और न्याय मंच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब जायजा लेते हैं राजकाज का। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी हाथ में आने वाली तनख्वाह कम हो सकती है। सरकार अब पीएफ की कटौती के लिए बेसिक सैलरी के साथ साथ बाकी भत्तों को भी शामिल करने की सोच रही है। सभी तरह के भत्तों में अधिकृत छुट्टी, हड़ताल और छंटनी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि भी शामिल होगी। इसके अलावा वो भत्ते भी शामिल होंगे जो कंपनियां 2 महीने से कम के अंतराल पर भुगतान करती हैं। माना यह जा रहा है कि सरकार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ईपीएफ से संबंधित कानून में भारी बदलाव करने वाली है। कंपनियों में 12% अनिवार्य योगदान को खत्म करने का सुझाव दिया है, लेकिन पीएफ पर होने वाले कंपनी के खर्च को सरकार बरकरार रखने के पक्ष में है। इसके चलते कर्मचारी की जेब में हर महीने तनख्वाह के रूप में कम रकम आएगी, लेकिन प्रोविडेंट फंड में इससे ज्यादा रकम ट्रांसफर होगी। और यही नहीं, ईपीएफ के दायरे में उन कंपनियों को भी लाने का प्रस्ताव है जहां 20 से कम कर्मचारी हैं। अभी जिस बदलाव की बात हो रही है, इसका प्रस्ताव करीब 2 साल पहले ही आया था, लेकिन तब इंडस्ट्री चैम्बर्स ने कंपनियों पर भारी सैलरी बोझ का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था, जिसके बाद इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था। भारत जैसे सक्रिय लोकतंत्र जहां रुकावट खड़ी करने वाली कई ताकतें हैं, वहां बड़े सुधारों की उम्मीद करना बेईमानी है। ये बात देश के शीर्ष अर्थशास्त्री और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान कही है। अरविंद सुब्रमण्यम ने यह कहा है कि सालाना आम बजट में बड़े सुधारों की घोषणा की उम्मीद करना ठीक नहीं है, क्योंकि नई सरकार धीरे धीरे लेकिन निरंतर कई प्रमुख नीतिगत और राजकोषीय सुधारों के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर बदलेगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि बजट में सुधारों की गति बरकरार रखी गई है और इसमें तेजी लाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जैसे देश, जिसे वो हताशा में जोशीला लोकतंत्र कहते हैं, वहां बड़े सुधार नियम के बजाय अपवाद हैं। सुब्रमण्यम के मुताबिक भारत जैसे देशों में शक्ति केंद्र बिखरा हुआ है। इसमें विरोध करने वाले कई केंद्र हैं, मसलन केंद्र सरकार, राज्य और विभिन्न संस्थान। इसलिए भारत में इस मानक को लागू करना बिल्कुल ठीक नहीं है। सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि हम सार्वजनिक और निजी निवेश के जरिए वृद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं और ये राजकोषीय घाटे को दांव पर लगाकर नहीं किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जनवरी में 2.6% रहा है। कॉर्पोरेट जगत का कहना है कि निवेश के बढ़ने का संकेत है ये, और इससे तेज विकास की जमीन तैयार हो रही है। हालांकि फरवरी में रिटेल इन्फ्लेशन भी मामूली बढ़ोतरी के साथ 5.37% हो गई। इसमें लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी हुई है। इससे ब्याज दरों में एक और कटौती की गुंजाइश कम हो गई है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक जनवरी में औद्योगिक उत्पादन 2.6% बढ़ा है, लेकिन ये पिछले साल दिसंबर के 3.23% के संशोधित आंकड़े से कम है। हालांकि पिछले साल जनवरी में औद्योगिक उत्पादन में 1.1% की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी से मुश्किल बढ़ी है। सब्जियों सहित खाने पीने के सामान फरवरी में महंगे हुए हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी में 5.37% के साथ ही 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इंडस्ट्री का कहना है कि रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में और कटौती कर आर्थिक विकास तेज करने की बुनियाद बनानी चाहिए, और उसका कहना है कि भले ही खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विकास के लिए कर्ज सस्ता करने का सिलसिला जारी रखना चाहिए।
द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुताबिक प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ऐसे एक मामले में 1 महीने के भीतर सुनवाई शुरू करने वाला है, जिसका नतीजा ये तय करेगा कि भारत में कंज्यूमर गुड्स कंपनियां किस तरह अपना बिजनेस कर सकती हैं। इस मामले में एनजीटी के फैसले से तय होगा कि ये कंपनियां मल्टी लेयर्ड या प्लास्टिक पैकेजिंग और पीईटी बोतलों का इस्तेमाल कर सकेंगी या नहीं। ट्रिब्यूनल इस मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई करेगा। एनजीटी ने 3 मार्च को जारी नोटिस में कहा था कि हमारा मानना है कि इस तरह की पैकेजिंग करने और प्लास्टिक का कचरा पैदा करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसमें कहा गया था कि हालांकि कोई आदेश देने से पहले ठीक यही होगा कि इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की बात सुन ली जाए। ट्रिब्यूनल ने अपने नजरिए के पक्ष में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी ही राय का हवाला दिया, जिन्होंने लिक्विड ऑरल फॉर्मुलेशंस को प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक करने पर रोक लगाने की मांग की थी। एनजीटी ने कहा कि सरकार और कई अथॉरिटीज की ओर से आने वाली राय के मुताबिक प्लास्टिक मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग या पीईटी बॉटल्स मानव शरीर के लिए नुकसानदायक है और इनसे पर्यावरण को भी गंभीर खतरा है। इस सुनंदा पुष्कर हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस भले ही पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से पूछताछ करने का मन बना रही हो, लेकिन मेहर तरार ने साफ कह दिया है कि वो कोई अपराधी नहीं है जो भारतीय पुलिस को जवाब दे। इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा था कि क्योंकि इस केस से मेहर तरार भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनसे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन खबरों के मुताबिक मेहर तरार ने कहा है कि वो अपराधी नहीं है, लिहाजा भारतीय पुलिस को जवाब नहीं देंगी। फिलहाल मेहर को पूछताछ का कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर केस की जांच कर रही एसआईटी मेहर तरार से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले मेहर तरार ने कहा था कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत नहीं आएंगी। और आइए अब नजर डाल लेते हैं ब्यूरो की इसी टॉप 5 खबरों पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में डॉक्टर ए रविशंकर का इंस्पेक्टर जनरल के पद पर प्रमोशन हुआ। रविशंकर 1994 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में डॉक्टर सुहास मधुकर वार के डीआईजी के पद पर प्रमोट किए गए। सुहास 2000 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। सिंध्यानंद सिंह केंद्र में उप सचिव या निदेशक स्तर पर तैनात किए जा सकते हैं। सिंधिया 1984 बैच के डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर के अधिकारी हैं। अनिरुद्ध मुखर्जी केंद्र से वापस मध्य प्रदेश कैडर में भेजे गए। अनिरुद्ध 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अजय कुमार केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निजी सचिव बनाए गए। अजय कुमार 1999 बैच के आईआरएस आईटी अधिकारी हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं न्याय मंच से जुड़ी खबरों का। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और पार्टी स्टिंग की फांस से परेशान है, तो दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ याचिका वापस लेने से मना कर दिया है। तोमर पर नामांकन के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप है। दिल्ली के त्रिनगर से विधायक जितेंद्र तोमर पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन भरते समय उन्होंने फर्जी डिग्री दिखाई थी और खुद को वकील बताया था। मामले में हाईकोर्ट ने तोमर और उस यूनिवर्सिटी जहां की डिग्री तोमर ने दिखाई थी, दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं लीगल टॉप 5 खबरों पर। कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में एक विशेष अदालत ने आरएसपीएल के 3 शीर्ष अधिकारियों को जमानत दे दी है। मामले को छत्तीसगढ़ में केसला उत्तर कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है। मचल फर्जी मुठभेड़ मामले में एक और जवान को उम्र कैद की सजा हुई है। इस मुठभेड़ में 3 लोगों की जान गई थी। दिल्ली की एक कोर्ट ने पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में पति और ससुराल वालों को राहत दे दी है। हर सुनवाई के दौरान पत्नी की गैर मौजूदगी के आधार पर कोर्ट ने कहा कि यह दर्शाता है कि पत्नी केस को आगे नहीं लड़ना चाहती है।
मैक ने सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1,86 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को दक्षिण दिल्ली के जौनपुर और डेरा मंडी जंगल क्षेत्र में अवैध निर्माण पर फटकार लगाई है। और आइए अब जायजा लेते हैं चौथे स्तंभ का। निर्भया कांड को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने बैन तो लगाया, लेकिन बीबीसी ने इस बैन को ठेंगा दिखाते हुए डॉक्यूमेंट्री प्रसारित कर दी। यूट्यूब पर भी इस डॉक्यूमेंट्री को अपलोड कर दिया गया, जिसे भारत सहित दुनिया भर में देखा गया। जहां कई लोग इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो इसे बीबीसी द्वारा भारत की गलत छवि पेश करने की कोशिश के तहत देख रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हरविंदर सिंह ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जवाब में एक वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया है और इसे नाम दिया है यूनाइटेड किंगडम्स डॉटर। इस वीडियो के बारे में हरविंदर लिखते हैं कि ये बीबीसी को जवाब है कि बेटियां सिर्फ बेटियां होती हैं, वो भारतीय या ब्रिटिश नहीं होती। हरविंदर ने ये वीडियो इस बात के सबूत के तौर पर पोस्ट किया है कि भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी रेप की भयावह स्थिति है, लेकिन बीबीसी इसे मुद्दा नहीं बनाता। वीडियो 9 मार्च को पोस्ट किया गया था और अब तक उसे हजारों लोग देख चुके हैं। इस वीडियो की शुरुआत कुछ तथ्यों के साथ होती है। ये बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेप वाले देशों में ब्रिटेन 5वें नंबर पर है। यूके की 10% महिलाएं मानती हैं कि उनका यौन शोषण हुआ। आंकड़ों के मुताबिक यूके में हर रोज 250 महिलाओं से रेप होता है और खास बात यह है कि रेप के केवल 10% मामलों में ही सजा हो पाती है। वीडियो में ब्रिटेन की सामाजिक स्थिति पर भी तंज कसा गया है। कहा गया है कि यहाँ 41% शादियां 20 साल में ही टूट जाती हैं। 11% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र के 31% लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं। और अब रुक कर लेते हैं आज के सवाल की तरफ। हमने पूछा था कि क्या शरद यादव को अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो 77% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि शरद यादव माफी मांगे। वहीं 23% ऐसे लोग भी हैं जो शायद ये उन्हें लगता है कि इस टिप्पणी में कोई गलत बात नहीं थी और इसलिए उन्हें माफी नहीं मांगना चाहिए। और अब हम रुक कर लेते हैं आज के संपादक का। मनोज पमार स्थानीय संपादक हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जो राजनीतिक दौर चल रहा है उस पर टिप्पणी की है। जाके पांव फटी न बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। शायद ऐसा ही कुछ भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर संसद में हो रहा है। मंगलवार को लोकसभा ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः अधिवास में पारदर्शिता और उचित मुआवजा का अधिकार विधेयक 2015 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। अब राज्यसभा की अग्नि परीक्षा से यह बिल गुजरेगा। सत्ताधारी बीजेपी आंकड़ों के गणित में यहां कमजोर साबित होती है, लिहाजा विपक्ष की मजबूत घेराबंदी को तोड़ने की कवायद जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस की अगुवाई में खड़े होने वाले विपक्षी दल, कोई भी इस बिल को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब भी जिसे मौका लगता है, एक दूसरे को कोसने का अवसर नहीं खोता। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जब इस बिल को पारित किया था, तब राज्य सरकारों को भी इसमें महती भूमिका निभानी थी। अर्थात मुआवजे की राशि कस्बों व शहरी क्षेत्र से दूरी के आधार पर तय करनी थी, लेकिन देश की बमुश्किल आधा दर्जन राज्य सरकारों ने ही इसमें रुचि दिखाई। कांग्रेसी राज्य सरकारें भी इसे लेकर गंभीर नहीं रही। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जब भूमि अधिग्रहण को आगे किया, तो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इसकी आड़ में हर कोई स्वार्थ सिद्धि में लग गया। बेहतर होता कि इस बिल की कमियों खामियों पर एक साथ बैठकर चर्चा होती और सदन का बेशकीमती समय जाया करने के बजाय सर्वमान्य हल निकाल लिया जाता। अब किसानों के हितैषी होने के उपदेश देने मात्र से काम नहीं चलेगा, कुछ सार्थक पहल करनी होगी।
मनोज पमार, स्थानीय संपादक, हिंदुस्तान। तो इसी के साथ देश की बात में आज बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए APN। नमस्कार।